वो हर दिन हर पल बदल रही है। बिल्कुल। एक ग्लेशियर पिघल रहा है, एक झील 130 साल बाद वापस आ गई है और एक वोल्केनो एक्टिव हो गया है। ये सब सिर्फ न्यूज़ नहीं दोस्त, ये हमारे प्लैनेट की लाइफ स्टोरी है। एग्जैक्टली और एग्जाम्स के लिए गोल्डन नगेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। हर ज्योग्राफिकल चेंज, हर डिजास्टर, हर नया प्रोटेक्टेड एरिया एक कहानी बताता है, एनवायरमेंट, पॉलिटिक्स और साइंस की। और इन सबको कनेक्ट करने तो स्मार्ट लर्निंग है। सही बात है। तो चलो आज इस अमेजिंग स्टोरी को अनपैक करते हैं। बट वेट, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो और हाँ, लाइक करना मत भूलना। ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस दिस। तो आज का हमारा लर्निंग मैप क्या है? ओके, तो आज हम एक वर्ल्ड विंड टूर पर जा रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे विद जियोग्राफिकल फीचर्स इन न्यूज़, फिर जंप करेंगे टू रिवर्स एंड वाटर बॉडीज मेकिंग हेडलाइंस। उसके बाद हम देखेंगे डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज और कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन न्यूज़। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, हम इंडिया के प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़ को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। रेडी हो? एब्सोल्युटली, लेट्स डाइव इन। ओके, तो हमारा पहला सेगमेंट वर्ल्ड जियोग्राफिकल फीचर्स इन न्यूज़। और इसमें पहला टॉपिक है टॉपिक 1, डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट। डेविस स्ट्रेट और एक छुपा हुआ कॉन्टिनेंट। वाओ। हाँ, इसका शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि साइंटिस्ट्स ने ग्रीनलैंड की आइस के नीचे एक एंशिएंट कॉन्टिनेंटल फ्रैगमेंट डिस्कवर किया है जिसे प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है। एक पुराने बड़े कॉन्टिनेंट का हिस्सा। एग्जैक्टली। इमेजिन करो तुम्हारे घर के नीचे एक पुराना भूला हुआ कमरा मिल जाए। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ अर्थ के साथ हुआ है इन द डेविस स्ट्रेट। कूल ना? तो चलो इस पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ग्रीनलैंड के नीचे क्या है? सिर्फ बर्फ? नहीं, वहाँ अर्थ की हिस्ट्री का एक लॉस्ट चैप्टर मिला है। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि हमारी अर्थ की लिथोस्फीयर, द रिजिड आउटर पार्ट, कितनी कॉम्प्लेक्स है। राइट, इससे प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने में हेल्प मिलती है। बिल्कुल। अब आते हैं इसके कोर लॉजिक पर। लोकेशन, ये ग्रीनलैंड के नीचे डेविस स्ट्रेट में मिला है और याद रखना डेविस स्ट्रेट कनेक्ट्स द लैब्राडोर सी एंड बफिन बे। बहुत स्पेसिफिक है ये। लैब्राडोर सी और बफिन बे। या। नोटेड। और ये है क्या एग्जैक्टली? ये एक प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट है, मतलब अ पीस ऑफ अ कॉन्टिनेंट। ये रिलेटिवली थिक कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर से बना है। इट्स जनरेटेड फ्रॉम अ मेजर थिक कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर। समझे? गॉट इट। तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? इससे हम अर्थ के फॉर्मेशन और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में और बेहतर जान पाएंगे। इट ओपन्स न्यू डोर्स फॉर जियोलॉजिकल रिसर्च। तो बेसिकली डेविस स्ट्रेट अब सिर्फ एक वाटर बॉडी नहीं बल्कि एक जियोलॉजिकल मिस्ट्री बॉक्स है। परफेक्ट समरी। अच्छा, अब कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए डेविस स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स द लैब्राडोर सी विद बाफिन बे। बहुत इंपॉर्टेंट मैपिंग पॉइंट है ये। ओके, व्हाट इज द की टर्म यूज्ड फॉर द डिस्कवर्ड फ्रैगमेंट? द टर्म मींस प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट। ये याद रखना। राइट, और ये लिथोस्फीयर क्या होता है सिंपल वर्ड्स में? बेसिकली अर्थ का सबसे ऊपर वाला सॉलिड रॉकी लेयर, द रिजिड आउटर पार्ट। इज दिस डिस्कवरी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज? इनडायरेक्टली हाँ। जैसे जैसे ग्रीनलैंड की आइस मेल्ट हो रही है, ऐसी और भी डिस्कवरीज पॉसिबल हो सकती है। तो इसका मतलब ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट का पार्ट है? करेक्ट, अ फ्रैगमेंट ऑफ अ मच लार्जर ओल्डर कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। चलो अब पॉज करो और बोलो, डेविस स्ट्रेट में प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ जो लैब्राडोर सी और बाफिन बे को कनेक्ट करता है। Practice saying, in short, Davis Strait is in news for a hidden proto-microcontinent revealing secrets of Earth's lithosphere. ऑसम। अगला टॉपिक है टॉपिक 2, आर्कटिक बायोम। Wildfires in the Arctic. ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। सही में। तो आर्कटिक बायोम में वाइल्ड फायर्स, इसकी लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और वेजिटेशन। देखो, यूजुअली हम वाइल्डफायर्स को ऑस्ट्रेलिया या कैलिफोर्निया से एसोसिएट करते हैं, लेकिन आर्कटिक में, स्पेशली साइबेरिया, अलास्का और कनाडा के तुंड्रा रीजन में अब ये कॉमन हो रहा है। वहाँ आग कैसे लगती है? लाइटनिंग स्ट्राइक से, बट द मेन प्रॉब्लम इज क्लाइमेट चेंज। गर्मी बढ़ रही है, पर्माफ्रॉस्ट जो परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड होता है पिघल रहा है, इससे जमीन सूख जाती है और आग आसानी से फैलती है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? बहुत बड़ा। पहला, ये ज़ॉम्बी फायर्स को जन्म देता है जो विंटर में बर्फ के नीचे सुलगती रहती हैं और गर्मी में वापस भड़क जाती हैं। दूसरा, इससे पर्माफ्रॉस्ट में ट्रैप्ड कार्बन रिलीज होता है जो ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाता है। इट्स अ विशियस साइकिल। और वहाँ की वेजिटेशन, तुंद्रा में तो ज्यादा पेड़ होते नहीं। सही, वहाँ मॉसेस, लाइकन्स, श्रब्स और ग्रासेस होते हैं। जब ये जलते हैं तो पूरा लैंडस्केप बदल जाता है और जो एनिमल्स इस पर डिपेंडेंट है जैसे कैरिबू, उनके लिए फूड सोर्स खत्म हो जाता है। ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। व्हाट इज पर्माफ्रॉस्ट? It is ground that remains completely frozen -32°F or 0°C or colder for at least 2 years straight. और ज़ॉम्बी फायर्स क्या हैं? Fires that continue to burn underground during winter and re-emerge in the spring. आर्कटिक रीजन में कौन से मेजर कंट्रीज आते हैं जहाँ वाइल्ड फायर्स बढ़ रही हैं? Mainly Russia, Siberia, USA, Alaska और Canada. ये वाइल्ड फायर्स क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं? By releasing large amounts of carbon stored in the permafrost and soil into the atmosphere. आर्कटिक की टिपिकल वेजिटेशन क्या है? Mostly treeless. It consists of dwarf shrubs, sedges, grasses, mosses and lichens. Okay. Practice cue. Arctic wildfires, driven by climate change, are melting permafrost and creating zombie fires which release more carbon. Practice. Mini recap. In short, the Arctic is no longer immune to wildfires, creating a dangerous feedback loop for global warming. Moving on to topic 3. Kamchatka Peninsula. Earthquakes in Russia. हाँ, ये जगह जियोलॉजिकली बहुत एक्टिव है। इसकी लोकेशन, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से कनेक्शन और कुरिल आर्किपेलागो डिस्प्यूट। Okay, so Kamchatka Peninsula, रशिया के फार ईस्ट में है, एक लॉन्ग थिन पेनिनसुला जो पैसिफिक ओशन में एक्सटेंड होता है। और ये इतना एक्टिव क्यों है? क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर है।
ये एक हॉर्स शू शेप्ड एरिया है जहां पैसिफिक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा रही है, इसलिए यहाँ बहुत सारे वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स होते हैं। इसके आसपास कोई इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर? हाँ, इसके साउथ में कुरिल आर्चिपेलागो है जो आगे जापान तक जाता है, और इसके ईस्ट में है कुरिल कमचाटका ट्रेंच, अ वेरी डीप ओशियानिक ट्रेंच। अब आते हैं पॉलिटिक्स पर। कुरिल आर्चिपेलागो डिस्प्यूट क्या है? ये आइलैंड्स वर्ल्ड वॉर II के एंड में सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपाई कर लिए थे, बट जापान इन पे क्लेम करता है। इस डिस्प्यूट की वजह से रशिया और जापान ने अभी तक फॉर्मली WW2 पीस ट्रीटी साइन नहीं की है। वाओ, तो यहाँ जियोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स दोनों ही काफी शेकी हैं। बिल्कुल, यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स और नेशनल बॉर्डर्स दोनों ही कांस्टेंट टेंशन में है। चलो क्वेश्चंस। कमचाटका पेनिनसुला किस कंट्री में है? रशिया, इन इट्स फार ईस्ट रीजन, ये किस मेजर जियोलॉजिकल जोन का हिस्सा है? द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। What is the nature of the dispute over the Kuril archipelago? It is a territorial dispute between Russia, which administers them, and Japan, which claims them. इस डिस्प्यूट का origin कब हुआ? At the end of World War II, कमचाटका के पास कौन सा डीप ओशियानिक फीचर है? the Kuril-Kamchatka Trench. ठीक है, अब प्रैक्टिस करो। Kamchatka Peninsula in Russia, part of the Pacific Ring of Fire, is a site of frequent earthquakes and is linked to the Kuril Islands dispute with Japan. Mini recap. In short, Kamchatka is a hotspot where the Earth's crust and international politics are both unstable. Next up, एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक, टॉपिक 4, Perito Moreno Glacier. The White Giant. Exactly. इसका कैल्विंग प्रोसेस, लोकेशन और इसका निकनेम व्हाइट जायंट। Perito Moreno अर्जेंटीना के पैटागोनिया रीजन में है। ये लोस ग्लासियर्स नेशनल पार्क का हिस्सा है। और ये इतना फेमस क्यों है? 2 रीजंस। पहला, ये उन कुछ ग्लेशियर्स में से है जो रिट्रीट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये स्टेबल या एडवांसिंग स्टेट में है। ओह, दैट्स रेयर। हाँ, और दूसरा इसका कैल्विंग प्रोसेस। कैल्विंग का मतलब होता है जब ग्लेशियर के फ्रंट से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर पानी में गिरते हैं। और पेरिटो मोरेनो में ये बहुत स्पेक्टेकुलर होता है, राइट? बिल्कुल, ये ग्लेशियर आगे बढ़कर लेक अर्जेंटीना को ब्लॉक कर देता है, एक आइस डैम बना देता है, पानी का प्रेशर बढ़ता है और फिर ये डैम एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ टूटता है। ये देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इसे व्हाइट जायंट क्यों कहते हैं? इसके मैसिव साइज और इम्पोजिंग प्रेजेंस की वजह से। ओके, क्वेश्चंस। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर कहाँ है? इन पैटागोनिया अर्जेंटीना, स्पेसिफिकली इन लोस ग्लासियर्स नेशनल पार्क। कैल्विंग का क्या मतलब है? It's the breaking of ice chunks from the edge of a glacier. इस ग्लेशियर की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में? Unlike most glaciers, it is not retreating. It is in a state of equilibrium or even advancing. ये कौन सी लेक में टर्मिनेट होता है? Lake Argentino, इसका निकनेम क्या है? the White Giant. Okay, practice time. Perito Moreno Glacier in Argentina, the White Giant, is famous for its spectacular carving process and for being one of the few stable glaciers in the world. Mini recap. In short, Perito Moreno is a dynamic and stable glacier, a rare exception in an era of global warming. Next up, the infamous Topic 5, Drake Passage. Earthquake in one of the roughest seas on Earth. Yes, इसकी लोकेशन और एंटार्क्टिक सर्कम्पोलर करंट से इसका क्या लेना देना है? ड्रेक पैसेज वो वाटर बॉडी है जो साउथ अमेरिका के केप हॉर्न और एंटार्क्टिका के साउथ शेटलैंड आइलैंड्स के बीच में है। Basically, it connects the Atlantic and Pacific Oceans. इसे इतना रफ क्यों माना जाता है? पोलर करंट को रोक सके। ये करंट बिना रुके अर्थ को सर्कमनेविगेट करता है, इसलिए यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स और मैसिव वेव्स होती हैं। और यहाँ अर्थक्वेक क्यों हुआ? ये रीजन भी टेक्टोनिकली एक्टिव है। यहाँ स्कॉचिया प्लेट, अ स्मॉल प्लेट कॉट बिटवीन द साउथ अमेरिकन एंड एंटार्क्टिक प्लेट्स है। इस प्लेट की मूवमेंट से अर्थक्वेक्स आते हैं। तो एंटार्क्टिक सर्कम्पोलर करंट का रोल क्या है? ये अर्थ का सबसे बड़ा ओशन करंट है। ये हीट, सॉल्ट और न्यूट्रिएंट्स को दुनिया भर के ओशंस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेट होता है। ड्रेक पैसेज इस करंट के लिए एक चोक पॉइंट की तरह है। ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग। ड्रेक पैसेज किन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में है? साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। What is the Antarctic circumpolar current? It is the largest ocean current on Earth and it flows clockwise from west to east around Antarctica. Why is the Drake Passage known for its rough seas? Because there is no landmass at its latitude to block the path of the Antarctica circumpolar current. ये किन दो ओशंस को कनेक्ट करता है? The southwestern part of the Atlantic Ocean with the southeastern part of the Pacific Ocean. यहाँ seismic activity का कारण क्या है? The movement of the Scotia Plate. Okay, practice saying this. The Drake Passage between South America and Antarctica is home to the powerful Antarctic circumpolar current and is a tectonically active zone. Mini recap. In short, Drake Passage is a crucial choke point for global ocean circulation and a hotspot for rough weather and earthquakes. अब एक ऐसी जगह जो बहुत vulnerable है. Topic 6, Turtle Islands. The threat of sea level rise. हाँ, इसकी लोकेशन और इन पर क्या खतरा है? Turtle Islands एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो सुलू सी में आते हैं। ये फिलीपींस और मलेशिया के बीच डिवाइडेड है। और इनका नाम Turtle Islands क्यों है? क्योंकि ये ग्रीन सी टर्टल्स और हॉक्सबिल सी टर्टल्स के लिए एक मेजर नेस्टिंग ग्राउंड है। इनफैक्ट ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन टर्टल रूकरी है। तो इन पर थ्रेट क्या है? सी लेवल राइज। ये आइलैंड्स बहुत लो लाइंग है, मतलब समुद्र तल से ज्यादा ऊंचे नहीं है। अच्छा, जैसे जैसे सी लेवल बढ़ रहा है, इनके डूबने का खतरा है।
इससे न सिर्फ वहां रहने वाले लोगों का घर छिन जाएगा बल्कि टर्टल्स का नेस्टिंग हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। This is a classic example of a climate change hotspot. बिल्कुल, यह हमें बताता है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे पहले ऐसी ही स्मॉल आइलैंड कम्युनिटीज और डेलिकेट इकोसिस्टम्स पर पड़ता है। सही, let's do the questions. Turtle Islands कहाँ located हैं? In the Sulu Sea between the Philippines and Malaysia. ये किस चीज के लिए फेमस है? They are a major nesting ground for green and hawksbill sea turtles. What is the primary threat to these islands? Rising sea levels due to climate change. What are the two major impacts of this threat? Loss of human settlements and destruction of turtle nesting habitats. ये किस कंट्री की जुरिस्डिक्शन में आते हैं? They are a shared marine protected area between the Philippines and Malaysia. Okay, practice this. The turtle islands in the Sulu Sea, a vital turtle nesting site, are severely threatened by rising sea levels. Mini recap. In short, turtle islands are on the front line of the climate crisis, facing the loss of both human homes and critical wildlife habitats. अब एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। टॉपिक 7, अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। An India-Nepal collaboration. इसकी लोकेशन, इससे जुड़ी रिवर और इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स। Arun 3 प्रोजेक्ट नेपाल में बन रहा है ऑन द अरुण रिवर। ये एक रन ऑफ द रिवर टाइप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। अरुण रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सप्तकोशी रिवर सिस्टम का हिस्सा है। सप्तकोशी या कोसी रिवर आगे जाकर गंगा में मिलती है। और इस प्रोजेक्ट में इंडिया का क्या रोल है? इस प्रोजेक्ट को इंडिया का सतलुज जल विद्युत निगम SJVN डेवलप कर रहा है। ये इंडिया नेपाल के बीच एनर्जी कोऑपरेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इससे फायदा क्या होगा? नेपाल को अ लार्ज चंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी, प्लस उसे रॉयल्टी और रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इंडिया को क्लीन एनर्जी मिलेगी। इसमें कोई कंट्रोवर्सीज हैं? एनवायरमेंटल कंसर्न्स तो रहते ही हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन और लोकल कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट, बट ओवरऑल इसको दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह देखा जा रहा है। ओके, क्वेश्चंस। अरुण 3 प्रोजेक्ट किस देश में है? नेपाल। ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? अरुण रिवर। अरुण रिवर किस मेजर रिवर सिस्टम का पार्ट है? सप्तकोशी और कोसी रिवर सिस्टम। कौन सी इंडियन कंपनी इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है? सतलुज जल विद्युत निगम SJVN। इस प्रोजेक्ट का नेचर क्या है? It is a run of the river type hydroelectric project. Let's practice. The Arun 3 hydroelectric project on the Arun River in Nepal is a major collaboration between India and Nepal for clean energy. Mini recap. In short, Arun 3 is a key example of India's neighborhood first policy in action through energy diplomacy. और इस सेक्शन का आखिरी टॉपिक, टॉपिक 8, Scarborough Shoal. A geopolitical flashpoint in the South China Sea. हाँ, इसमें फिलीपींस का मूव फॉर अ नेचर रिजर्व, इसकी लोकेशन और इससे जुड़ा डिस्प्यूट। Scarborough Shoal, जिसे पनाताग शोल भी कहते हैं, साउथ चाइना सी में एक रीफ सिस्टम है। और इस पे डिस्प्यूट क्या है? इस पर चाइना और फिलीपींस दोनों क्लेम करते हैं करंटली ये चाइना के डी फैक्टो कंट्रोल में है। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू है। तो फिलीपींस का नया मूव क्या है? फिलीपींस इस एरिया को एक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया या नेचर रिजर्व डिक्लेयर करने का प्लान कर रहा है। इससे वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर अपने क्लेम को स्ट्रॉन्गन करना चाहता है। मतलब एनवायरनमेंट को एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह यूज करना। एग्जैक्टली। अगर ये एक प्रोटेक्टेड एरिया बन जाता है तो यहाँ फिशिंग और दूसरी एक्टिविटीज पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, जिससे चाइना की प्रेजेंस को चैलेंज किया जा सकेगा। ये स्ट्रेटेजी काम करेगी? कहना मुश्किल है, बट इट्स अ क्रिएटिव यूज ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ इन अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट. It highlights the rich marine biodiversity of the area and tries to shift the focus from a purely military or political conflict. Right. Questions. Scarborough Shoal कहाँ located है? In the South China Sea. किन दो देशों के बीच इस पर डिस्प्यूट है? China and the Philippines. Currently इसका कंट्रोल किसके पास है? It is under the de facto control of China. What is the recent move by the Philippines regarding the shoal? To declare it a marine protected area. इस मूव के पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? To use environmental protection as a means to strengthen its sovereign claims under international law. Let's practice. The Philippines is proposing to make the disputed Scarborough Shoal in the South China Sea a nature reserve to bolster its territorial claims against China. Mini recap. In short, Scarborough Shoal is a case where environmental conservation is being used as a tool in a complex geopolitical dispute. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला ब्रॉड माइक्रो थीम, World Rivers, Water Bodies and News. और इसकी शुरुआत एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी से करते हैं। Topic 1. Tulare Lake, the lake that came back after 130 years. हाँ, कैलिफोर्निया की तुलारे लेक जो 130 साल पहले सूख गई थी, 2023 में एटमॉस्फेरिक रिवर्स के कारण फिर से अपीयर हो गई। It's like सोचो तुम्हारी बचपन की फेवरेट आइसक्रीम शॉप जो बंद हो गई थी अचानक से वापस खुल जाए। That's the feeling for this lake. So true. तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, इंट्रोडक्शन से। एक गायब हुई झील का वापस आना, ये कोई मूवी प्लॉट नहीं, कैलिफोर्निया में हुआ है। This is Tulare Lake. और इसके बैकग्राउंड में क्या है? इसका सूखना और वापस आना दोनों इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इसका सूखना ह्यूमन एक्टिविटी का रिजल्ट था, एग्रीकल्चर के लिए पानी डाइवर्ट करना, और इसका वापस आना एक्सट्रीम वेदर यानी एटमॉस्फेरिक रिवर्स का, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। कोर लॉजिक, लोकेशन, सैन वाकिन वैली, कैलिफोर्निया। इसको कर्न रिवर से पानी मिलता है, which is fed by snow melt. और रीजन फॉर इमर्जेंस? 2023 is atmospheric rivers. ये एक न्यू टर्म है, इसको याद रखना। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये 130 साल तक गायब थी। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या समझें? ये वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है। एक पॉजिटिव चीज लगती है, बट इसकी वजह अलार्मिंग है। सही। तो कंक्लूजन ये है कि तुलेरे लेक एक पावरफुल रिमाइंडर है कि नेचर कितनी रेजिलिएंट और अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। प्रिसाइसली। अब कुछ सवाल प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, तुलेरे लेक कौन से स्टेट में है? कैलिफोर्निया, USA, स्पेसिफिकली द सैन जैकिन वैली। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी रिवर दैट रिप्लेनिशेस दिस लेक? द कर्न रिवर,
which is fed by snowmelt from the southern Sierra. ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स का क्या मतलब है? Think of them as rivers of water vapor in the sky. जब ये जमीन पर आते हैं, they can cause heavy rain and snow, a key climate phenomenon. इसके रीएमर्जेंस का मेन कॉज क्या था? नेचुरल या मैन मेड? The immediate cause was a natural phenomenon, atmospheric rivers, but इसका सूखना was man-made. So it's a mix. और ये 1330 साल पहले क्यों सूखी थी? Its tributary rivers were diverted for agricultural irrigation. Classic example of human-environment interaction. Okay, pause and practice saying Tulare Lake in California re-emerged after 130 years due to atmospheric rivers. Mini recap. In short, California's Tulare Lake is a case study of ecological change, disappearing due to human action and reappearing due to extreme weather. Next on our list is a very important river. Topic 2, Congo River. हाँ, और context है Inga 3 hydropower project. Right. तो इसके बारे में river basin countries और कुछ key facts. Congo River अफ्रीका की second longest river है, नाइल के बाद. और ये ऐसी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है. बहुत पावरफुल रिवर है. Wow, crosses the equator twice. That's a great fact. अब बात करते हैं इंगा 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की. ये कॉन्गो रिवर पर बनने वाला एक मेगा डैम प्रोजेक्ट है. अगर ये पूरा हो गया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन सकता है. Potential तो बहुत है, but इसके साथ challenges भी होंगे. बहुत. फाइनेंशियल इश्यूज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो (DRC) और बहुत बड़े एनवायरमेंटल और सोशल कंसर्न्स. इसका रिवर बेसिन किन कंट्रीज में फैला हुआ है? इसका बेसिन बहुत बड़ा है. It covers parts of DRC, Cameroon, Central African Republic, Angola, Zambia and others. इस रिवर पर बहुत से देश डिपेंडेंट हैं. ठीक है, चलो कुछ सवाल पूछते हैं. What is the key geographical fact about the Congo River's course? It crosses the equator twice. Which is the longest river in Africa? The Nile River. Congo is the second longest. Inga 3 hydropower project किस देश में proposed है? In the Democratic Republic of Congo (DRC). इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने में क्या मेजर हर्डल्स हैं? Financial viability, political instability and significant environmental concerns. What makes the Congo River unique in terms of volume? It is the world's second largest river by discharge volume after the Amazon. Okay, practice cue. The Congo River, which crosses the equator twice, is the site for the proposed Inga 3 dam, potentially the world's largest hydropower project. Mini recap. In short, the Congo River holds immense potential for hydropower, but tapping it through projects like Inga 3 is fraught with massive challenges. अब चलते हैं यूरोप. Topic 3, Seine River. पेरिस ओलंपिक्स से जुड़ा हुआ है. हाँ, यहाँ पब्लिक स्विमिंग ओपन की जा रही है. इसकी लोकेशन और फ्लो पाथ? The Seine River पेरिस के बीच से बहती है. It's an iconic river. इसका ओरिजिन ईस्टर्न फ्रांस में होता है और ये इंग्लिश चैनल में जाकर मिलती है. तो इसमें स्विमिंग ओपन करने की क्या बात है? For over a century, the Seine has been too polluted for swimming. अच्छा. पेरिस ने 2024 ओलंपिक से पहले इसको साफ करने के लिए एक मैसिव $1 billion क्लीन अप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. अब प्लान है कि ओलंपिक्स के कुछ स्विमिंग इवेंट्स इसमें होंगे और उसके बाद पब्लिक के लिए भी इसे ओपन कर दिया जाएगा. ये तो बहुत एम्बिशियस है. हाँ, ये अर्बन रिवर रेस्टोरेशन का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है. ये दिखाता है कि पॉलिटिकल विल और इन्वेस्टमेंट से हम अपनी पोल्यूटेड रिवर्स को रिवाइव कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चंस. सेन रिवर किस फेमस सिटी से होकर गुजरती है? पेरिस, फ्रांस. ये रिवर कहाँ जाकर समुद्र से मिलती है? It empties into this English channel. Why has swimming been banned in the Seine for so long? Due to high levels of pollution. What is the main reason for the recent cleanup efforts? The 2024 Paris Olympics, which plans to host some swimming events in the river. What larger message does this project send? It serves as a major example of successful urban river restoration. Let's practice. The Seine River in Paris is being cleaned for the 2024 Olympics to allow swimming for the first time in a century. Mini recap. In short, the Seine's cleanup is a symbol of hope for the revival of polluted urban rivers worldwide. हमने एक लेक के वापस आने की स्टोरी सुनी. अब एक वाटर बॉडी के गायब होने की ट्रेजेडी. टॉपिक 4, अरल सी. The sea that disappeared. इसके गायब होने का कॉज और हैजर्डस अरलकम डेजर्ट? अरल सी सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित था. एक टाइम पर यह दुनिया की 4th लार्जेस्ट लेक थी. था, मतलब अब नहीं है? हाँ, अब ये अपने ओरिजिनल साइज का 10% से भी कम बचा है. ये 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल डिजास्टर्स में से एक है. इसका कारण क्या था? सोवियत यूनियन ने 1960s में इसमें गिरने वाली 2 मेजर रिवर्स, द एमू दरिया एंड द सिर दरिया का पानी कॉटन और दूसरी क्रॉप्स की खेती के लिए डाइवर्ट कर दिया. तो रिवर का पानी आना बंद हो गया और सी सूख गया. एग्जैक्टली. और जो जमीन पीछे रह गई वो अब अरालकुम डेजर्ट के नाम से जानी जाती है. और ये डेजर्ट हैजर्डस क्यों है? क्योंकि इसकी मिट्टी में डेकेड्स ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स, सॉल्ट और दूसरे इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हैं. जब हवा चलती है तो ये टॉक्सिक डस्ट उड़ती है और आसपास के लोगों में सांस की और दूसरी बीमारियां पैदा करती है. What a tragedy. Let's do the questions. अरल सी किन 2 देशों के बीच था? कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान इन सेंट्रल एशिया. What was the primary cause of its disappearance? The diversion of its 2 main source rivers, the Amu Darya and Sir Darya, for irrigation by the Soviet Union. What is the Aralkum desert? It is the new desert that has formed on the former seabed of the Aral Sea. Why is the dust from the Aralkum desert considered hazardous? Because it is contaminated with salt, pesticides, and other agricultural chemicals. इस disaster को क्या माना जाता है? One of the worst environmental disasters of the 20th century. Okay, practice saying this. The Aral Sea disappeared after its source rivers were diverted
creating the hazardous Aralkum Desert. Mini recap. In short, the Aral Sea is a stark warning about the catastrophic consequences of large-scale water diversion projects. चलो एक और रिवर पर चलते हैं जो न्यूज में है। ऐसे? टॉपिक 5 ब्लू नाइल, और कॉन्टेक्स्ट है GERD. द ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम। तो इस रिवर का ओरिजिन, कोर्स और इसकी इंपॉर्टेंस। ब्लू नाइल नाइल रिवर की 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज में से एक है। दूसरी है व्हाइट नाइल। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका सोर्स है लेक ताना इन इथियोपिया। यहाँ से ये सूडान में बहती है, जहाँ खर्तूम शहर में ये व्हाइट नाइल से मिलती है और वहाँ से नाइल रिवर बनती है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नाइल रिवर के टोटल वाटर का 85% पानी ब्लू नाइल से ही आता है, खास तौर पे समर फ्लड सीजन में। इसलिए इजिप्ट और सूडान जो डाउनस्ट्रीम कंट्रीज हैं, इस पर बहुत डिपेंडेंट हैं। और जीआरडी का इससे क्या कनेक्शन है? इथियोपिया ब्लू नाइल पर ही ये मैसिव डैम बना रहा है। इससे इथियोपिया को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, लेकिन इजिप्ट और सूडान को डर है कि इससे उनके पानी का फ्लो कम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू बन गया है। Water politics at its peak. Okay, questions. What is the source of the Blue Nile? लेक टाना इन इथियोपिया. Where does the Blue Nile merge with the White Nile? In Khartoum, the capital of Sudan. What is GERD? The Grand Ethiopian Renaissance Dam, a large hydropower dam being built by Ethiopia on the Blue Nile. Why are downstream countries like Egypt and Sudan concerned about GERD? They fear it will reduce the flow of water they receive from the Nile, which is critical for their survival. Blue Nile का Nile के total flow में कितना contribution है? About 85% of the Nile's water. Practices. The Blue Nile, originating from Lake Tana in Ethiopia, is at the center of a major water dispute due to the construction of the Gerd Dam. Mini recap. In short, the Blue Nile is not just a river, but a source of geopolitical tension between Ethiopia, Sudan and Egypt. अब एक और रिवर जो सूख रही है, टॉपिक 6 ग्रेट रुआहा रिवर। Tanzania में. हाँ, ये रुफीजी रिवर की ट्रिब्यूटरी है और इसकी लोकेशन The Great Ruaha River, Tanzania की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ये उसंगू वेटलैंड से होकर बहती है और रुआहा नेशनल पार्क के लिए लाइफलाइन है। तो ये सूख क्यों रही है? इसके पीछे भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। लार्ज स्केल राइस और अनियन फार्मिंग के लिए इसका पानी बहुत ज्यादा डाइवर्ट किया जा रहा है। साथ ही डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज भी इसके फैक्टर्स हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? बहुत सीरियस। रुआहा नेशनल पार्क, जो अपने लार्ज एलिफेंट और लायन पॉपुलेशंस के लिए फेमस है, सफर कर रहा है। वाइल्ड लाइफ के पास पीने का पानी नहीं है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। और ये आगे जाके किस रिवर में मिलती है? ये रुफिजी रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है। जब रुआहा सूखती है तो रुफिजी का फ्लो भी कम हो जाता है, जिसका असर आगे रुफिजी डेल्टा के मैंग्रोव्स और फिशरीज पर पड़ता है। तो ये एक कास्केडिंग इफेक्ट है। बिल्कुल, एक रिवर का सूखना पूरे इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर देता है। ओके, क्वेश्चंस। ग्रेट रुआहा रिवर किस देश में है? टेंजानिया। ये किस नेशनल पार्क के लिए लाइफलाइन है? रुआहा नेशनल पार्क। इसके सूखने का मेन कारण क्या है? ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चरल इरिगेशन, स्पेशली फॉर राइस कल्टीवेशन। ये किस बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? द रुफिजी गेमर। इसके सूखने का वाइल्ड लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है? It leads to water scarcity for animals, increases human-wildlife conflict, and threatens the park's ecosystem. Let's practice. The Great Ruaha River in Tanzania is drying up due to excessive irrigation, threatening Ruaha National Park's wildlife. Mini recap. In short, the Great Ruaha River is another example of how unsustainable agriculture can lead to ecological collapse. Okay, that was intense. अब हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं World disaster-affected areas in news. और शुरुआत करते हैं एक फेमस वोल्केनो से। Topic 1: Mount Etna, Italy. Mount Etna, Europe's giant, is awake. सही। माउंट एटना यूरोप का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो सिसिली, इटली में है और हाल ही में इसमें वोल्केनिक इरप्शन हुआ। It's like a sleeping giant जो कभी-कभी जागकर थोड़ा फायर ब्रीथ करता है। परफेक्ट एनालॉजी। जब हम डिजास्टर्स की बात करते हैं तो वोल्केनोज टॉप पर आते हैं और माउंट एटना इज अ सुपरस्टार अमंग देम। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो इसकी कल्चरल और नेचुरल इंपॉर्टेंस दोनों है। इसकी एक्टिविटी को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाता है। चलो कोर लॉजिक डिस्कस करते हैं। लोकेशन सिसिली, इटली। मैप में इटली के बूट के पास इसको लोकेट करना। की फीचर यूरोप्स लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका स्टेटस एज वी मेंशन्ड, इट्स आल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या पड़ता है? इरप्शन से लोकल पॉपुलेशन, फ्लाइट्स और एग्रीकल्चर पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, but at the same time it's a living laboratory for volcanologists. तो कंक्लूजन ये है कि माउंट एटना reminds us of the raw power of nature that exists right in the middle of a developed region. Absolutely. Okay, questions. For prelims, where exactly is Mount Etna located? On the island of Sicily in Italy. What is its main claim to fame? It is Europe's largest active volcano. इसको लकी इलाकी या सिमिरू से कंफ्यूज मत करना। Is it a protected site? Yes, it is a UNESCO World Heritage Site. This adds to its significance. Volcanic eruption से soil पर क्या effect होता है? Volcanic ash makes the surrounding soil very fertile. That's why people often live near volcanoes, despite the risk. Is this part of the Ring of Fire? No. Mount Etna is related to the complex tectonic plate boundary between the African and Eurasian plates in the Mediterranean. The Pacific Ring of Fire is different. Pause and say it out loud. Mount Etna is Europe's largest active volcano, located in Sicily, Italy, and is a UNESCO World Heritage Site. Practice? Mini recap. In short, Mount Etna's eruption highlights its status as a major active volcano and a UNESCO site in Europe. अब जल्दी से कुछ और डिजास्टर एरियाज को कवर करते हैं। पहले earthquakes. हाँ, बहुत सारे हुए हैं। पेरू, चिली, तुर्की,
अल्जीरिया, अफगानिस्तान। पेरू और चिली दोनों साउथ अमेरिका में हैं। इनकी लोकेशन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर है। करेक्ट। इसलिए वहां बहुत फ्रीक्वेंट और स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स आते हैं। फिर है तुर्की। यहाँ भी 2023 में एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था। हाँ, इसकी वजह है एनाटोलियन प्लेट की मूवमेंट। तुर्की मल्टीपल फॉल्ट लाइंस पे बैठा है। और अल्जीरिया और अफगानिस्तान। अल्जीरिया में अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट्स के कोलिजन से अर्थक्वेक्स आते हैं और अफगानिस्तान में इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से कोलिजन इन द हिंदू कुश रीजन साइज्मिक एक्टिविटी का मेन रीजन है। बेसिकली सारी जगह टेक्टोनिक प्लेट्स के एक्शन में होने की वजह से इन द न्यूज है। Yes. For exams, it's important to map these locations and know the tectonic plates involved. नेक्स्ट वोल्केनिक इरप्शंस। Okay, we have Kilauea, Haley Gubbi, Mount Semeru और Mount Lovotobe, Laki Laki. किलाउआ तो बहुत फेमस है। हाँ, हवाई, यूएसए में। ये दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनोज में से एक है। इट्स अ शील्ड वोल्केनो। हेली गुब्बी कहाँ है? इथियोपिया में। ये अफार ट्रायंगल रीजन में है जहाँ 3 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस से दूर जा रही हैं। अ वेरी यूनिक जियोलॉजिकल लोकेशन। और माउंट सेमरू और माउंट लोवोटोबी लाकी लाकी दोनों इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं क्योंकि ये भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर हैं। सेमेरू जावा आइलैंड पर है और लोवोटोबी लाकी लाकी फ्लोरेस आइलैंड पर। ठीक है। अ क्विक रिकैप ऑन लोकेशंस। किलाउआ हवाई, हेली गुब्बी इथियोपिया, सेमरू एंड लाकी लाकी इंडोनेशिया। करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट फ्लड्स। DRC, ओके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वहाँ फ्लड्स कहाँ आए थे? लेक टेंगानिया के पास। ये अफ्रीका की सबसे गहरी लेक है। हेवी रेन्स की वजह से इसका वाटर लेवल बढ़ गया जिससे सराउंडिंग एरियाज में मैसिव फ्लड्स आए। ये क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है? बिल्कुल। एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है जिससे ऐसी डिजास्टर्स हो रही हैं। ओके, नाउ साइक्लोन्स। साइक्लोन असना कहाँ फॉर्म हुआ था? अरेबियन सी में। हम देखते हैं कि अरेबियन सी में साइक्लोन्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अगेन अ क्लियर लिंक टू वार्मिंग सी सरफेस टेम्परेचर्स। सही। और आखिरी डिजास्टर टाइफून टाइफून। बुजोली, लोकेशन? नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन। इसने वियतनाम को अफेक्ट किया था। टाइफून, साइक्लोन्स, हरिकेन्स ये सब बेसिकली एक ही वेदर फिनोमेनॉन है, बस अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम है। राइट। तो डिजास्टर मैपिंग के लिए ये सारे लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं। वर्ल्ड कंट्रीज एंड न्यूज। और पहला देश है टॉपिक 1, वानुवातु। वानुआतूज फाइट फॉर क्लाइमेट जस्टिस। व्हाट इज इकोसाइड? हाँ, वानुवातु एक पैसिफिक आइलैंड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से इकोसाइड यानी एनवायरनमेंट को बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉय करना को क्लासिफाई करने के लिए कह रहा है। एक छोटा सा देश दुनिया के सबसे बड़े कोर्ट में एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल। कोर लॉजिक। इसकी लोकेशन है पैसिफिक ओशन, कैपिटल है पोर्ट वीला। और की एक्शन? अप्रोचिंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और कॉन्सेप्ट है टू क्लासिफाई एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एज इकोसाइड। दिस इज अ वेरी न्यू एंड पावरफुल लीगल आइडिया। इंटरेस्टिंग। चलो क्वेश्चंस। What is the capital of Vanuatu? पोर्ट वीला। Match the following के लिए perfect है। What is the core concept Vanuatu is promoting? Ecocide, making mass environmental destruction an international crime similar to genocide. Which international body did they approach? The International Court of Justice, ICJ. Why is Vanuatu leading this charge? As a low-lying island nation, it is facing an existential threat from climate change and rising sea levels. What would be the significance of recognizing ecocide? It would allow for the prosecution of individuals and corporations responsible for severe environmental harm. Okay, practice saying Vanuatu, capital Port Vala, approached the ICJ to classify environmental destruction as ecocide. Mini recap. In short, Vanuatu is leading a global legal battle against climate change by pushing for the recognition of ecocide. अगला देश, topic 2, कोलंबिया। Capital, Bogota. और न्यूज में क्यों है? इसने सेकेंड WHO ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ को को-ऑर्गेनाइज किया था। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? It shows a developing country taking a lead in global health and environmental issues. Colombia, especially Bogota, has been known for its innovative urban transport solutions like the Transmilenio BRT system to combat pollution. So a leadership role in a critical area. Precisely. Next, topic 3, Denmark, Capital? Copenhagen. न्यूज में क्यों? It reaffirmed the Green Strategic Partnership with India. ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है? ये इंडिया और डेनमार्क के बीच एक एग्रीमेंट है। इसका फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर है। बेसिकली दोनों देश मिलकर ग्रीन सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल? डेनमार्क विंड एनर्जी में वर्ल्ड लीडर है, तो वो इंडिया को ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। चलिए आगे, टॉपिक 4, इथियोपिया। कैपिटल? एडिस अबाबा। इसने यूएन फूड सिस्टम समिट +4 होस्ट किया था। इसका क्या मतलब है? ये एक ग्लोबल समिट है जो इस बात पर फोकस करता है कि हम फूड को कैसे प्रोड्यूस, प्रोसेस और कंज्यूम करते हैं। गोल है इसे एक सस्टेनेबल, हेल्दी और इक्विटेबल बनाना। इथियोपिया, जो खुद फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस फेस करता है, उसका इसको होस्ट करना बहुत सिग्निफिकेंट है। अब एक और आइलैंड नेशन, टॉपिक 5, टूवालू। कैपिटल, फुनाफुटी। ये क्यों न्यूज में है? इसने 2023 फिलिपिली यूनियन ट्रीटी साइन की है ऑस्ट्रेलिया के साथ।
इस ट्रीटी में क्या है? ये एक बहुत ही यूनिक ट्रीटी है। इसके अंडर ऑस्ट्रेलिया तुवालू के सिटीजन्स को क्लाइमेट रेफ्यूज देगा। मतलब अगर तुवालू सी लेवल राइज से डूब जाता है तो वहां के लोग ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट कर सकते हैं। इन रिटर्न ऑस्ट्रेलिया को तुवालू के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में असे मिलेगा। Wow, this is like planning for the disappearance of a country. It's a harsh reality of our times. A first of its kind treaty driven by climate change. और इस सेक्शन का लास्ट कंट्री, टॉपिक 6, इक्वाडोर। कैपिटल कीटो। और यहाँ क्या हो रहा है? इंडिजिनस ग्रुप्स अमेज़न में ऑयल ड्रिलिंग एक्सपेंशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। थोड़ा डिटेल में बताओ। इक्वाडोर की इकोनॉमी ऑयल पर बहुत डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में नए ऑयल वेल्स ड्रिल करना चाहती है, लेकिन वहां की इंडिजिनस कम्युनिटीज जो सदियों से वहां रह रही हैं, इसका विरोध कर रही हैं। क्यों? उनका कहना है कि इससे उनका ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, उनका एनवायरनमेंट और वहां की इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन की क्लासिक डिबेट है। राइट, और इंडिजिनस राइट्स का भी इशू है। बिल्कुल। फैंटास्टिक, हमने वर्ल्ड टूर कर लिया, अब वक्त है घर वापसी का। इंडिया, protected areas in news. इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी फेमस वन। टॉपिक 1, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, असम। काजीरंगा, मोर देन जस्ट राइनोस। बिल्कुल, काजीरंगा फेमस फॉर इट्स वन हॉर्न राइनोज अब न्यूज में है फॉर इट्स फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस यूजिंग अ कूल टेक्निक कॉल्ड अकूस्टिक मॉनिटरिंग। सोचो, तुम अपने स्कूल में हेड काउंट करने के बजाय सबकी आवाज रिकॉर्ड करके काउंट कर रहे हो। दैट्स अकूस्टिक मॉनिटरिंग फॉर बर्ड्स। कूल ना? वेरी कूल। इंट्रोडक्शन यही है कि जब हम काजीरंगा सुनते हैं तो माइंड में आते हैं राइनोज, बट दिस टाइम द न्यूज इज अबाउट इट्स बर्ड्स एंड अ हाई-टेक मेथड टू काउंट देम। इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि अब कॉन्जर्वेशन सिर्फ मेगाफोना लाइक राइनोज एंड टाइगर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को इंक्लूडिंग बर्ड्स कंजर्व करना क्रूशियल है। दिस स्टेप शोज दैट। लेट्स डिस्कस द कोर लॉजिक, कॉन्टेक्स्ट, लोकेशन। ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन एट द फुटहिल्स ऑफ कार्बी एंगलोंग, यहाँ से डिफालू और मुरा डिफालू रिवर्स बहती हैं। फॉरेस्ट टाइप। Alluvial grasslands, semi-evergreen and moist deciduous forests. और की फौना? One-horn rhino, 70% of world population, tiger, elephant, hoolock gibbon और Ganges river dolphin भी। कोई स्पेशल अचीवमेंट्स? Yes, it recorded the third highest tiger density in India और BirdLife International ने इसे एक important bird area भी recognize किया है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। टेक्नोलॉजी जैसे acoustic monitoring यूज करने से conservation ज्यादा accurate और less intrusive हो सकता है, और ये काजीरंगा की avian diversity को highlight करता है। Conclusion. Kaziranga is a complete ecosystem, and this bird census proves its multidimensional importance beyond just the iconic rhino. Well said. Ab cross-questioning. For UPSC, Kaziranga is located on the floodplain of which major river? The Brahmaputra river, याद रखना। What is the unique technique used for the bird census? Acoustic monitoring technique. They are basically recording and analyzing bird calls. Besides the one-horned rhino, name two other key fauna found here. Tiger and the Ganges river dolphin. The hoolock gibbon is also a very important primate found here. Which international organization recognized Kaziranga as an important bird area? BirdLife International. What is Kaziranga's rank in India in terms of tiger density? It has the third highest tiger density after Corbett and Bandipur. बहुत important fact है ये। Okay, let's practice this. Kaziranga on the Brahmaputra floodplain is famous for one-horned rhinos and now for using acoustic monitoring for its bird census. He knows. Next चलते हैं गोवा। गोवा, टॉपिक 2, महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। न्यूज में क्यों है? इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने की बात हो रही है। लोकेशन? नॉर्दर्न गोवा इन द वेस्टर्न घाट्स। इससे कौन सी रिवर बहती है? महादेई रिवर, जिसे गोवा में मंडोवी भी कहते हैं। ये गोवा की लाइफलाइन है। और फौना? बंगाल टाइगर की प्रेजेंस यहाँ कंफर्म हुई है। इसके अलावा यहाँ ब्लैक पैंथर, स्लॉथ बेयर और इंडियन गौर भी मिलते हैं। अशोका ट्री का क्या कॉन्टेक्स्ट है? यहाँ सेक्रेड ग्रोव्स हैं जहाँ अशोका ट्री या साराका अशोका को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ओके, क्वेश्चंस। महादेई रिवर को गोवा में और किस नाम से जाना जाता है? मंडोवी रिवर। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है? द वेस्टर्न घाट्स। यहाँ टाइगर के अलावा कौन सा फेमस बिग कैट मिलता है? द ब्लैक पैंथर, मेलानिस्टिक लेपर्ड। इस सेंचुरी को क्या डिक्लेयर करने की डिमांड हो रही है? अ टाइगर रिजर्व। यहाँ कौन सा इंडेंजर्ड ट्री स्पीशीज प्रोटेक्ट किया जाता है? द अशोका ट्री, सेरेका अशोका इन सेक्रेड ग्रोव्स। Practice this. Mahadei Wildlife Sanctuary in Goa, on the banks of the Mahadei Mandovi River, may soon become a tiger reserve. Mini recap. In short, Mahadei WLS is crucial for Goa's water security and is a potential new home for tigers in the Western Ghats. अब पहाड़ों की तरफ, हिमाचल प्रदेश, टॉपिक 3, सरापचू कंजर्वेशन रिजर्व। नया कंजर्वेशन रिजर्व। हाँ, इसका कॉन्टेक्स्ट, लोकेशन, रिवर्स और फौना। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसे एक नया कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। लोकेशन है इसकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, अ हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट। यहाँ से कौन सी रिवर्स बहती है? चरपचू रिवर, जो आगे जाकर जंस्कार रिवर बनाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का फौना। दिस इज अ प्राइम हैबिटेट फॉर द स्नो लेपर्ड। इसके अलावा यहाँ टिबेटन वुल्फ, इबेक्स और ब्लू शीप भी मिलते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व बनाने से क्या होगा? इससे लोकल कम्युनिटी को कंजर्वेशन एफर्ट्स में शामिल किया जाता है। ये नेशनल पार्क से थोड़ा कम स्ट्रिक्ट होता है, बट स्टिल प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन। ओके, क्वेश्चंस। तरपचू कंजर्वेशन रिजर्व किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश, इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ये किस आइकॉनिक एनिमल का हैबिटेट है? द स्नो लेपर्ड। तरपचू रिवर आगे जाकर कौन सी रिवर बनाती है? द जंस्कार रिवर। What kind of ecosystem is found here?
A high-altitude cold desert ecosystem. What is the main benefit of declaring it a conservation reserve? It involves the local community in conservation and management. Practice. Tasarab Chu in Himachal Pradesh is a new conservation reserve crucial for protecting the snow leopard in the high-altitude desert. Mini recap. In short, the new Tasarab Chu Reserve strengthens the conservation network for the elusive snow leopard. Next state, Jharkhand. Topic 4. Mahudan Roar Wolf Sanctuary. India's first dedicated wolf sanctuary. कॉन्टेक्स्ट है सरना फेथ से जुड़ा हुआ। करेक्ट। सरना फेथ, अ ट्राइबल रिलीजन, में वुल्फ्स को सेक्रेड माना जाता है, इसलिए इस सेंचुरी का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। लोकेशन? ये पलामाऊ टाइगर रिजर्व का हिस्सा है इन लिटेहार डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ से कोई रिवर? द बुरहा रिवर फ्लोज थ्रू दिस रीजन। तो ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड वुल्फ सैंक्चुरी है? यस, इसका प्राइमरी फोकस इंडियन ग्रे वुल्फ के कंजर्वेशन पर है। क्रॉस क्वेश्चंस। Mahudan Sanctuary is dedicated to which animal? द इंडियन ग्रे वुल्फ। It is India's dedicated wolf sanctuary. फर्स्ट, ये किस टाइगर रिजर्व का पार्ट है? पलामू टाइगर रिजर्व इन झारखंड। Which tribal faith considers wolves sacred? द सारना फेथ। कौन सी रिवर इस रीजन से बहती है? द बुरहा रिवर। Practice. Mahua Dar in Jharkhand is India's first wolf sanctuary located within the Palamu Tiger Reserve and holds cultural significance for the Sarna faith. Mini recap. In short, Mahuat Dar Sanctuary is a unique blend of wildlife conservation and cultural preservation. साउथ की तरफ चलते हैं। कर्नाटका। टॉपिक 5. माले महादेश्वरा MM Hills Wildlife Sanctuary. ये भी टाइगर रिजर्व बनने की लाइन में है। इसकी लोकेशन, कॉरिडोर कनेक्शन, फॉरेस्ट टाइप और फौना। लोकेशन इसकी है चमराजनगर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के जंक्शन पर है। कॉरिडोर कनेक्शन, ये क्या है? ये BRT टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बीच एक क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। टाइगर्स इन तीनों एरियाज के बीच मूव करते हैं, इसे अ गुड टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है। यहाँ किस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं? मोस्टली ड्राई डेसिडुअस, बट हायर एलिवेशंस पर शोला फॉरेस्ट्स भी मिलते हैं। और फौना? टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड और अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ गौर। Okay. Questions. MM Hill Sanctuary connects which two tiger reserves? बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल, BRT टाइगर रिजर्व एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। It is located at the confluence of which two mountain ranges? Puzzle है? टू अ टाइगर रिजर्व। Besides tigers, which large herbivore is found here in good numbers? द गौर, इंडियन बाइसन। Practice. MM Hills in Karnataka serves as a crucial corridor between BRT and Satyamangalam Tiger Reserves and is a candidate for a new tiger reserve. Mini recap. In short, upgrading MM Hills to a tiger reserve is key to securing a larger, continuous tiger landscape in southern India. अब God Zone country, Kerala. Topic 6. Thattekaad Bird Sanctuary. Kerala's first bird sanctuary. Context. Location, forest type, rivers. कॉन्टेक्स्ट ये है कि यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से इसके इको सेंसिटिव जोन को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। I see. Location कहाँ है? एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। Forest type. एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। और यहाँ से कौन सी रिवर्स बहती हैं? ये पेरियार रिवर के नॉर्थ बैंक पर है और इडमलाया रिवर भी इसके पास से गुजरती है। इसे सलीम अली ने richest bird habitat on peninsular India कहा था, right? बिल्कुल, इसीलिए इसका कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, सीलॉन फ्रॉगमाउथ जैसे बहुत से रेयर बर्ड्स मिलते हैं। Questions. Thattekaad is Kerala's bird sanctuary. फर्स्ट, It is located on the banks of which major river? द पेरियार रिवर। Which famous ornithologist was instrumental in its creation? डॉक्टर सलीम अली। What is the main threat to this sanctuary currently? Proposed development projects and issues related to its eco-sensitive zone. Name one endemic bird species found here. The Malabar grey hornbill. Practice. The Thattekaad, Kerala's first bird sanctuary on the Periyar River, is facing developmental pressures that threaten its rich avian life. Mini recap. In short, the Thattekaad is a celebrated bird paradise that is currently at the center of a conservation versus development debate. Next, Maharashtra. Topic 7. Sahyadri Tiger Reserve. Tiger translocation का context? हाँ, यहाँ टाइगर ट्रांसलोकेशन हुआ है। इसकी लोकेशन, फॉर्मेशन, रिजर्व्स और फोना। यहाँ टाइगर पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से टाइगर्स को यहाँ ट्रांसलोकेट किया गया है टू इम्प्रूव द जीन पूल एंड पॉपुलेशन। लोकेशन, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र। ये बना कैसे था? ये चंदौली नेशनल पार्क और कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ कोई रिजर्व्स हैं? हाँ, कोयना डैम का शिव सागर रिजर्व और वर्णा रिवर पर वर्णा रिजर्व इस रिजर्व का बहुत बड़ा हिस्सा है। और फौना? टाइगर, लेपर्ड, गौर, सांबर, डियर। Questions. Sahyadri Tiger Reserve is in which state and mountain range? महाराष्ट्र, in the western Ghats, also known as Sahyadri, Why was tiger translocation done here? to augment the low tiger population. Which two protected areas were merged to form this reserve? Chandoli National Park and Koyna Wildlife Sanctuary. Name a major reservoir located within this tiger reserve. The Shiv Sagar Reservoir of the Koyna Dam. From which tiger reserve were tigers brought here? Corbett Tiger Reserve, Uttarakhand. Practice. Sahyadri Tiger Reserve in Maharashtra is the site of a tiger translocation program formed by merging Chandoli NP and Koyna WLS. Mini recap. In short, the Sahyadri Tiger Reserve represents a major effort to repopulate tigers in the northern western Ghats through translocation. अब एक बहुत ही यूनिक जगह, मणिपुर. Topic 8. Kebul Lamjao National Park. The only floating park in the world. Exactly. यहाँ फुमदी, लोकतक लेक और संगाई डियर. केबल लामजाओ लोकतक लेक का एक इंटेग्रल पार्ट है, ये फुमदी से बना है।
फुमदीज क्या होते हैं? They are floating masses of vegetation, soil and organic matter at various stages of decomposition. और लोकटक लेक का क्या स्टेटस है? ये एक रमसा साइट है, but it is also in the Montreux record. मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। इसमें उन रमसा साइट्स को डाला जाता है जहां इकोलॉजिकल कैरेक्टर में नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ का स्पेशल फौना? द ब्राउ एंटलर डियर, जिसे संगाई या डांसिंग डियर भी कहते हैं, ये सिर्फ यही मिलता है। इट्स द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। क्रॉस क्वेश्चंस। केबल लामजाओ is the world's only park. Floating. It is located on which lake? Loktak Lake in Manipur. What are Fomdis? Floating islands of vegetation and organic matter. What is the significance of the Montreux record? It is a register of wetland sites on the list of Ramsar wetlands of international importance where adverse ecological changes have occurred, are occurring, or are likely to occur. Which endangered deer species is found only in this park? The brow antler deer, also known as Sangai. Let's practice. Kebul Lamjao in Manipur, the world's only floating park on Loktak Lake, is the last natural habitat of the Sangai deer. Mini recap. In short, Kebul Lamjao is a unique and fragile ecosystem whose inclusion in the Montreux record highlights the urgent need for its conservation. Next state, Odisha. Topic 9. Similipal Tiger Reserve. Context. It's the second largest tiger reserve in India. इसकी location, waterfalls और tribes. Location इसकी है मयूरभंज district of Odisha. ये मयूरभंज elephant reserve का भी हिस्सा है। इसका नाम सिमिलीपाल क्यों है? यहाँ सिमुल या रेड सिल्क कॉटन ट्रीज बहुत मिलते हैं। यहाँ के waterfalls. जोरांडा और बारेही पानी वाटरफॉल्स यहाँ के फेमस वाटरफॉल्स हैं। और यहाँ कौन सी ट्राइब्स रहती हैं? कोले, संथाला, भूरिचा एटसेट्रा। यहाँ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन एक इम्पोर्टेंट इशू है। और यहाँ मेलेनिस्टिक टाइगर्स भी मिलते हैं ना? Yes, black tigers. They are not a separate species, but Bengal tigers with a genetic mutation that makes their stripes thicker and closer, appearing almost black. Similipal is the only place in the world with a wild population of these. Questions. Similipal is India's largest tiger reserve. Second largest. It is located in which district of Odisha? Mayurbhanj district. The reserve is named after which tree? The simule or red silk cotton tree. Name a famous waterfall inside Similipal. Joranda or Barehi Pani. What is unique about the tigers found here? It has a population of melanistic black tigers. Principal practices. Similipal, India's second largest tiger reserve in Odisha, is part of the Mayurbhanj Elephant Reserve and is famous for its waterfalls and melanistic tigers. Mini recap. In short, Similipal is a vast and unique tiger habitat, crucial for both its biodiversity and its resident tribal communities. अब चलते हैं तमिलनाडु. Topic 10. अगस्त्यामाला Biosphere Reserve. इसकी लोकेशन और इसके अंदर आने वाले प्रोटेक्टेड एरियाज। Location इसकी है southernmost end of the Western Ghats, spread across Kerala and Tamil Nadu. इसमें कौन-कौन से पीएज इंक्लूड होते हैं? बहुत सारे. शिंदुरानी, पपारा, नयार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और कलाकड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व. वाओ, तो ये एक क्लस्टर ऑफ पीएज है। Yes, that's what a biosphere reserve is. It's a large landscape. यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट रिवर? The Thamyabarani River originates from here. ये एक perennial river है. और इसकी इंपॉर्टेंस? इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का पार्ट है। बहुत हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म है यहाँ। Questions. Agasthyamala Biosphere Reserve is located at the southern end of which mountain range? The Western Ghats. Name a tiger reserve that is part of this biosphere reserve. Kalakad Mundhanthurai Tiger Reserve. Which perennial river originates from here? The Thamirabarani River. Is it recognized by UNESCO? Yes, it is part of the World Network of Biosphere Reserves. The reserve is spread across which two states? Kerala and Tamil Nadu. Practice. Agasthyamala Biosphere Reserve at the southern tip of the Western Ghats includes Kalakad Mundanthurai Tiger Reserve and is the origin of the Thamirabarani River. Mini recap. In short, Agasthyamala is a global biodiversity hotspot, protecting a cluster of sanctuaries and the source of a vital river. चलो अब नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश. टॉपिक 11 दुधवा टाइगर रिजर्व DTR. Leopard population in news. हाँ, यहाँ लेपर्ड पॉपुलेशन बढ़ी है. इसकी लोकेशन, फॉरेस्ट टाइप, रिवर्स और फौना. लोकेशन है इसकी लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट ऑन द इंडिया-नेपाल बॉर्डर. फॉरेस्ट टाइप, तराई भाबर इकोसिस्टम, tall grasslands and sal forests. यहाँ से कौन सी रिवर्स बहती हैं? शारदा, घाघरा, मोहाना. और फौना? Tiger, leopard, a large population of swamp deer, Barasinga, one-horned rhino translocated, and hispid hare. Rhino translocation. Yes, rhinos were reintroduced here from Assam and Nepal to create a second viable population in India. Questions. Dudhwa Tiger Reserve is located in which ecosystem? The Tarai Bhabar ecosystem. It is situated on the border of which country? Nepal. Besides tigers, Dudhwa is famous for a large population of which deer species? Swamp deer. The swamp deer or Barasingha. Which large mammal was successfully reintroduced here? The one-horned rhinoceros. Name a river that flows through the reserve. Sharda or Ghagra. Practice this. Dudhwa Tiger Reserve in Uttar Pradesh, a terai ecosystem on the Nepal border, is home to tigers, swamp deer, and a reintroduced rhino population. Mini recap. In short, Dudhwa is a critical refuge for the unique wildlife of the Tarai grasslands. यूपी में एक और बहुत स्पेशल साइट. टॉपिक 12 Salkhan Fossil Park. on UNESCO's tentative list. Yes. ये एक जियो हेरिटेज साइट है. इसकी लोकेशन, एज ऑफ फॉसिल्स और स्ट्रोमेटोलाइट्स. लोकेशन इसकी है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. यहाँ जो फॉसिल्स हैं वो कितने पुराने हैं? Around 1.4 billion years old. 1400 करोड़ साल. Incredible.
और ये फॉसिल्स हैं क्या? ये स्ट्रोमेटोलाइट्स के फॉसिल्स हैं। स्ट्रोमेटोलाइट्स बेसिकली लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी बनाते हैं। इनका कनेक्शन ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट से क्या है? Cyanobacteria were among the first organisms to perform photosynthesis, releasing oxygen into the atmosphere. This led to the Great Oxidation Event, जो अर्थ पर लाइफ के एवोल्यूशन के लिए क्रिटिकल था। तो ये पार्क अर्थ की हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिल्कुल, इसलिए इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। क्वेश्चंस। सलखान फॉसिल पार्क इज इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, in Sonbhadra district. What kind of fossils are found here? Stromatolites, How old are these fossils? approximately 1.4 billion years old. What major event in Earth's history are these fossils linked to? The Great Oxidation Event. What are stromatolites formed by? Cyanobacteria, also known as blue-green algae. Practice. Hmm. Salkhan Fossil Park in Uttar Pradesh, on UNESCO's tentative list, contains 1.4 billion-year-old stromatolite fossils linked to the Great Oxidation Event. Mini recap. In short, Salkhan Fossil Park is a window into the early evolution of life on Earth. अब चलते हैं उत्तराखंड। टॉपिक 13 भागीरथी इको सेंसिटिव जोन ESG। कॉन्टेक्स्ट है निताला भियाट प्रोजेक्ट। हाँ, इस ESG की लोकेशन, पर्पस और लीगल बैकिंग। लोकेशन इसकी है फ्रॉम गौमुख टू उत्तरकाशी अलोंग द भागीरथी रिवर। इसका पर्पस क्या है? To protect the fragile ecology of the Bhagirathi river basin, which is the source of the Ganga, यहाँ पर certain activities like large-scale hydropower projects, mining, etc. are regulated. तो निताला भियाट प्रोजेक्ट का क्या इशू है? ये एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट है जो इस जोन के रेगुलेशंस को पोटेंशियली वायलेट कर रहा था, इसलिए इस पर कंट्रोवर्सी हुई। इस ESG को लीगल बैकिंग कहाँ से मिलती है? From the Environment Protection Act 1986. Okay, questions. Bhagirathi ESZ protects the basin of which major river? The Bhagirathi River, a source stream of the Ganga. The zone extends from Gomukh to which town? Uttarkashi. What is the main purpose of an eco-sensitive zone? To regulate certain activities around protected areas to minimize the negative impact on the fragile ecosystem. Which act provides the legal framework for declaring ESZs? The Environment Protection Act 1986. The zone was in news due to which controversial project? The Nina La Bhyayat Hydropower Project. Practice. The Bhagirathi eco-sensitive zone in Uttarakhand from Gomukh to Uttarkashi aims to protect the fragile upper Ganga basin. Mini recap. In short, the Bhagirathi ESZ is a critical legal tool for protecting the source of India's most sacred river. और हमारा आखिरी protected area for the day, West Bengal. Topic 14. Sundarbans Tiger Reserve, STR. Context. India's second largest tiger reserve. Wait, I thought Simlipal was second largest. Acha point. Let's clarify. Simlipal has the second largest core area. Sundarbans has the second largest total area. थोड़ा सा nuance है. Got it. तो इसकी location, इसका unique feature और borders. Location. Gangetic Delta, West Bengal. ये दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है जो इंडिया और बांग्लादेश में फैला हुआ है। Unique feature? It is the only mangrove forest in the world with a population of tigers. यहाँ के tigers are famous for swimming and hunting in the tidal waters. Borders? ये बांग्लादेश के सुंदरबंस रिजर्व फॉरेस्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। Questions. Sundarbans is what type of forest? Mangrove. What is unique about the tigers here? They are adapted to a mangrove ecosystem and are known to be adept swimmers. Sundarbans is a trans-boundary ecosystem shared with which country? Bangladesh, It is located in the delta of which major rivers? the Ganga, Brahmaputra and Meghna rivers. What makes this habitat challenging for tigers? The saline water, tidal fluctuations and dense mangrove roots. Practice. Sundarbans Tiger Reserve in West Bengal is the only mangrove forest with tigers, part of the world's largest delta. Mini recap. In short, the Sundarbans represents a unique and challenging habitat where tigers have adapted in remarkable ways. Phew! What a journey, दोस्त। हमने ग्रीनलैंड के नीचे छुपे कॉन्टिनेंट से लेकर मणिपुर के फ्लोटिंग पार्क तक सब कुछ कवर किया। और हर जगह एक लेसन था about climate change, conservation, human impact और nature की incredible power. चलो एक फाइनल सुपरफास्ट रिकैप करते हैं। Let's do it. ब्रॉड माइक्रो थीम 1, जियोग्राफिकल फीचर्स। हमने देखा कि अर्थ स्टैटिक नहीं है। डेविस स्ट्रेट में नया कॉन्टिनेंट फ्रैगमेंट, आर्कटिक में आग, कमचाटका में अर्थक्वेक्स, सब हमें अर्थ के डायनामिक नेचर की याद दिलाते हैं। Broad micro theme 2, water bodies. तुलारी लेक का वापस आना और एरल सी का सूखना ये पानी की इंपॉर्टेंस और मिसमैनेजमेंट का पावरफुल रिमाइंडर है। कॉन्गो और ब्लू नाइल रिवर्स जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम 3, डिजास्टर्स। फ्रॉम माउंट एटना इन इटली टू माउंट सेमरू इन इंडोनेशिया। हमने देखा कि नेचुरल डिजास्टर्स ग्लोबल हैं और इनकी लोकेशंस को मैप करना कितना जरूरी है। ब्रॉड माइक्रो थीम 4, कंट्रीज इन न्यूज। वनाटू इकोसाइड के लिए लड़ रहा है तो तुवालू डूबने से बचने के लिए ट्रीटी कर रहा है। ये देश क्लाइमेट चेंज के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम 5, इंडियाज प्रोटेक्टेड एरियाज। हमने देखा कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कितनी रिच है। काजीरंगा में न्यूटेक, सलखान में एंशिएंट फॉसिल्स और केबल लामजाओ का यूनिक फ्लोटिंग इकोसिस्टम, हर जगह एक अनोखी कहानी है। एक्सीलेंट समरी। अब लर्निंग को सॉलिडिफाई करने का टाइम है। Okay, now it's the listener's turn. Try to present these answers out loud in under 30 seconds. First, explain the difference between the reason for news for Tulare Lake and Aral Sea. Second, name the only floating park in the world and the deer species it's famous for. Third, what is ecocide and which country is championing this cause at the ICJ? Fourth, name the rivers associated with Mahadai Sanctuary, Dudhwa Tiger Reserve, and Agasthyamala Biosphere Reserve. Fifth,
What is the significance of Salkhan Fossil Park in the context of Earth's history? And sixth, connect these pairs, Kamchatka Peninsula and Ring of Fire, Drake Passage and Antarctic Circumpolar Current. Here's a simple challenge. एक ब्लैंक वर्ल्ड मैप और एक ब्लैंक इंडिया मैप लो। आज हमने जितनी भी लोकेशंस डिस्कस किए उन्हें बिना देखे मार्क करने की कोशिश करो। देखो कितने सही होते हैं। This is the best way to build your mental map. Awesome. I hope इस हाई स्पीड टूर में मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर हाँ, तो इस डीप डाइव को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताओ अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। Until next time, keep learning, keep exploring. इमेजिन एक एनिमल छोटा सा, स्मॉलर देन अ मिलीमीटर, जिसे आप ना उबाल सकते हो, ना फ्रीज कर सकते हो, ना स्पेस के वैक्यूम में मार सकते हो। इट्स बेसिकली इंडिस्ट्रक्टेबल। क्या आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द टार्डिग्रेड, द वाटर बेयर। और ये तो बस शुरुआत है दोस्त। आज हम ऐसे ही कई कमाल के स्पीशीज की दुनिया में चलेंगे। सो बिफोर वी जंप इन, एक छोटा सा काम, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, घंटी बजा दो और लाइक तो बनता है। इट हेल्प्स अस ब्रिंग मोर अमेजिंग कंटेंट। चलो, रेडी? आज का हमारा सफर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट विल स्टार्ट विद टेरेस्ट्रियल स्पीशीज, जमीन पर रहने वाले जानवर। देन विल फ्लाई हाई विद एवियन स्पीशीज, हमारे फेदर्ड फ्रेंड्स। उसके बाद विल डाइव डीप इनटू एक्वाटिक स्पीशीज। फिर विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड एम्फिबियंस। एंड फाइनली हम प्लांट स्पीशीज के बारे में जानेंगे जिन्होंने हाल ही में न्यूज में जगह बनाई है। बेसिकली अ फुल टूर ऑफ द वाइल्ड। लेट्स अनपैक दिस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज। और इसमें सबसे पहले द गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स, द स्नो लेपर्ड। बिल्कुल, स्नो लेपर्ड एक बड़ी बिल्ली जैसी, लेकिन रोर नहीं कर सकती। बहुत हाई माउंटेन्स में रहती है और काफी शाय होती है। रियल लाइफ एग्जांपल इसका। सोचो एक रिसर्चर सालों तक फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में बस एक झलक के लिए वेट करता है और फिर एक दिन दे स्पॉट दिस मैग्निफिसेंट क्रीचर थ्रू द बाइनोक्यूलर्स। वही थ्रिल है इसको स्टडी करने का, समझे? एग्जैक्टली। और कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही में लद्दाख में एक स्टडी ने एस्टिमेट किया है कि वहाँ 477 स्नो लेपर्ड्स हैं। दिस इज ह्यूज न्यूज। खोलना। 477, दैट्स अ सॉलिड नंबर। पर ये स्पीशीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आई मीन, व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल? देखिए, बिकॉज इट्स अ टॉप प्रेडेटर। ये अपने हाई एल्टीट्यूड हैबिटेट की हेल्थ का एक इंडिकेटर है। अगर ये आबाद है तो पूरा इकोसिस्टम आबाद है। इसकी प्रेजेंस का मतलब है कि इसका प्रे बेस जैसे ब्लू शीप हेल्दी है, और इसका मतलब है कि वेजिटेशन भी हेल्दी है। सब कुछ कनेक्टेड है। अच्छा, तो ये पूरी फूड चेन का एक तरह से हेल्थ चेक है। ओके, इसके हैबिटेट के बारे में थोड़ा बताइए। इंडिया में कहाँ मिलता है? इसका हैबिटेट है माउंटेनस रीजन्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया। इंडिया में ये जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और ग्लोबली याद रखना, हेमीस नेशनल पार्क, कारगिल और लेह में इसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी है। राइट, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स? सॉलिटरी रहता है ना? हाँ बिल्कुल, ये सॉलिटरी एनिमल्स हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, दूसरी बड़ी बिल्लियों के ऑपोजिट ये रॉर नहीं कर सकते। ओह, दैट्स अ ग्रेट टिडबिट। चलो, इसके कंजर्वेशन स्टेटस पर आते हैं। ये काफी प्रोटेक्टेड लगता है। बहुत। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल आई में है। साइट्स और सीएमएस दोनों में अपेंडिक्स आई। IUCN स्टेटस है वल्नरेबल यानी VU। और हाँ, ये स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंडर भी कवर्ड है। इतने सारे प्रोटेक्शंस और कंजर्वेशन एफर्ट्स। आई सी अ लिस्ट हियर, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। यस, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इंडिया ने 2009 में शुरू किया। फिर है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। और दो इंपॉर्टेंट डेक्लेरेशंस हैं, बिश्केक डेक्लेरेशन ऑफ 2017 और अभी रीसेंट समरकंद रेजोल्यूशन ऑफ 2024। और ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का स्टेट एनिमल भी है। वाओ, ये कैटरैट क्या चीज है? कैटरैट यानी कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल। ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हर स्नो लेपर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उनके स्पॉट पैटर्न से। अमेजिंग। तो इन सब प्रोजेक्ट्स का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? सिर्फ एनिमल को बचाना या और भी कुछ? नहीं, इससे आगे की बात है। जब इन प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाता है तो सिर्फ एनिमल नहीं बचता, लोकल कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व किया जाता है। इससे उनकी लाइवलीहुड बेहतर होती है और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी कम होता है। इट्स अ कंप्लीट विन-विन सिचुएशन। सो स्नो लेपर्ड इज नॉट जस्ट एन एनिमल, इट्स अ सिंबल ऑफ अ फ्रैजाइल इकोसिस्टम जिसे ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। बिल्कुल। तो अब क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। लेट्स डू इट। मैं शुरू करता हूँ। अ सिंपल ट्रू और फॉल्स, इज द स्नो लेपर्ड फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया? दैट्स डेफिनेटली फॉल्स। ये एक प्योरली हिमालयन स्पीशीज है। अब मेरी बारी। For UPSC prelims, a question could be, the Bishkek Declaration, often seen in the news, is associated with the conservation of which species? The easy one, the snow leopard. Okay, next. Hemis National Park, known for high density of snow leopards, is located in which state or UT? ये लद्दाख में है। ठीक है, अब थोड़ा ट्रिकी। Under the Wildlife Protection Act 1972, is the snow leopard listed under Schedule 1 or Schedule 2? ये Schedule 1 में है, maximum protection. Final question. What is the key anatomical difference between a snow leopard and other big cats like lions or tigers? इसकी inability to roar, उनके vocal cords अलग होते हैं। Perfect. चलो, एक practice क्यों? Listeners, pause and practice saying, snow leopard, habitat, Himalayas. Status, vulnerable, project, snow leopard. और mini recap, in short, the snow leopard is a vulnerable, non-roaring big cat of the Himalayas, protected under multiple international and national conservation efforts. याद रखना? Wow, that was intense.
माउंटेन से उतरकर अब प्लेन्स की तरफ चलते हैं टू मीट अ हेवीवेट चैंपियन। रेडी। बिल्कुल। अब बात करते हैं ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की, असम्स प्राइड। एशिया का सबसे बड़ा राइनो स्पीशीज जिसके पास एक आइकॉनिक सिंगल हॉर्न होता है और इसका रियल लाइफ एग्जांपल बहुत ही कूल है। थिंक ऑफ द असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वो राइनो डंग कलेक्ट कर रहे हैं, पर वेस्ट के लिए नहीं, साइंस के लिए। हर सैंपल से डीएनए निकालकर दे आर क्रिएटिंग अ यूनिक आईडी फॉर एवरी सिंगल राइनो। इट्स लाइक एन आधार कार्ड फॉर राइनोज टू स्टॉप पोचिंग। आधार कार्ड फॉर राइनोस, दैट्स अमेजिंग। तो इसका कॉन्टेक्स्ट यही है, ये राइनो डीएनए प्रोफाइलिंग। यस। इस प्रोजेक्ट का नाम है राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम या रोडिस, बेसिकली इंडिया का अपना राइनो डीएनए डेटाबेस। पर इस एफर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? पोचिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्या अभी भी? हाँ, पोचिंग अभी भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उसके हॉर्न का इलीगल ट्रेड होता है, पर अब अगर हर राइनो का डीएनए रिकॉर्ड हो तो पकड़े गए किसी भी हॉर्न को उसके ओरिजिनल ओनर से ट्रेस किया जा सकता है। केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। गॉट इट, फोरेंसिक एविडेंस। तो इसका हैबिटेट मेनली असम है, राइट? बिल्कुल। असम होल्ड्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन और 90% से ज्यादा तो सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में है। और कैरेक्टरिस्टिक्स, लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियन राइनो स्पीशीज। यस। और ये यूजुअली सॉलिटरी होते हैं। एक और चीज, टोटल 5 राइनो स्पीशीज हैं, 2 अफ्रीकन व्हाइट जो नियर थ्रेटन्ड है और ब्लैक जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और 3 एशियन है, सुमात्रन और जावन, दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और हमारा इंडियन राइनो जो अब वल्नरेबल है। तो हमारा वाला बेहतर पोजीशन में है। ग्रेट। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका? सेम एज द स्नो लेपर्ड। WPA 1972 में शेड्यूल 1, साइट्स में अपेंडिक्स 1, और IUCN स्टेटस है वल्नरेबल VU। ये भी स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंडर है। और इसके लिए स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स? हाँ, नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2019, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन राइनो विजन 2020। ये इंडियन राइनो विजन 2020 का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या था? ये बहुत सक्सेसफुल था। इसके अंदर राइनोस को काजीरंगा से दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज में मूव किया गया। एक तरह से डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट वाली स्ट्रैटेजी। इससे ऑल्टरनेट पॉपुलेशंस क्रिएट हुई। इससे रिस्क कम हो गया कि एक ही कैटास्ट्रोफी से सब राइनोस वाइप आउट हो जाएं। Brilliant strategy. So, from the brink of extinction to a conservation success story, the greater one-horn rhino shows कि focused efforts से species को वापस लाया जा सकता है। बिल्कुल। रेडी फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। Yes, मैं पूछता हूँ, which national park in India has the highest density of the greater one-horn rhino? ये तो आसान है, काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम। Okay, my turn. Prelims focus. The New Delhi Declaration on Asian Rhinos 2019 signifies a multinational effort. The key takeaway is international cooperation. Can you tell me which 2 Asian rhino species are critically endangered? वो थे सुमात्रन और जावान राइनो। Correct. बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, ये रोटिस क्या है जो हाल ही में न्यूज में था? RODIS stands for Rhino DNA Index System. अब मेरी बारी। Is the Indian rhino protected under Schedule 1 of the WPA 1972? Yes, it is. Maximum protection. Last question. Total कितनी rhino species हैं दुनिया में? टोटल 5 है, 2 अफ्रीकन और 3 एशियन। Fantastic. Practice cue time. Pause and practice saying. Greater one-horned rhino, habitat Assam, Kaziranga. Status vulnerable. Indian Rhino Vision 2020. और मिनी recap. In short, the greater one-horned rhino, an Asian giant, is a conservation success story thanks to initiatives like DNA profiling and vision documents. समझे? समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next on our list is the नीलगिरी तार। The pride of the Nilgiri Hills. ये एक तरह की जंगली बकरी है जो वेस्टर्न घाट्स के शोला ग्रासलैंड्स में रहती है। रेस्ट करने के लिए रेडियो कॉलिंग और ड्रोन सर्वेस जैसे मॉडर्न टेक्निक्स यूज की जा रही हैं। इसकी जरूरत क्यों है? मतलब what's the main threat? इसका हैबिटेट बहुत फ्रेगमेंटेड हो गया है और इन्वेजिव स्पीशीज भी एक बड़ा थ्रेट है। प्रोजेक्ट का एम है इन सभी थ्रेट्स को एड्रेस करना। Right. तो core logic, habitat. हैबिटेट इज द शोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑफ द सदर्न वेस्टर्न घाट्स और ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। ये याद रखना जरूरी है। Characteristics. इसे साकिन भी कहते हैं। ये स्टीप क्लिफ्स पर आराम से चल सकता है और ये नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है, दो इट्स टेक्निकली अ वाइल्ड गोट। Conservation status. WPA 1972 शेड्यूल I, IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड EN। पहले 2 वल्नरेबल थे, ये एंडेंजर्ड है। और कंजर्वेशन एफर्ट्स में प्रोजेक्ट नीलगिरी तार के अलावा कुछ। इसकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन एराविकुलम नेशनल पार्क केरला में है। उस पार्क का मैनेजमेंट इसके कंजर्वेशन में की रोल प्ले करता है। तो इस प्रोजेक्ट का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट कम्युनिटीज और हैबिटेट पर भी पड़ेगा? हाँ, प्रोजेक्ट का एक कंपोनेंट है तहार इन स्कूल्स आउटरीच प्रोग्राम, जिससे बच्चों में अवेयरनेस बढ़े। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट is key. So in conclusion, the Nilgiri Tar's conservation is a test case for protecting a very specific high altitude ecosystem in the Western Ghats. Correct. Cross questioning. Let's do it. What is the IUCN status of the Nilgiri Tar? It's endangered EN. ठीक है. Project Nilgiri Tar is an initiative of which state government? The park, which holds the largest population of Nilgiri Tar, is in which state? Kerala. Okay. Under which schedule of the WPA 1972 is the Nilgiri Tahar protected? Schedule I. Last one. The Nilgiri Tar is the state animal of which state? Tamil Nadu. Great. Let's do the practice, Kilu. Practice. Nilgiri Tar, habitat, Western Ghats, status, endangered, state animal of Tamil Nadu. Mini recap. In short, the Nilgiri Tahar is an endangered wild goat of the Western Ghats, and its conservation is being pushed through a dedicated state project focusing on modern science and community awareness. Okay, next up, a very interesting pack hunter, the dhole or the Asiatic wild dog.
हाँ, द व्हिस्लिंग हंटर्स। ये अपने शिकार को कोऑर्डिनेट करने के लिए अजीब सीटी जैसी आवाजें निकालते हैं। इंटरेस्टिंग। इसका रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, एक फॉरेस्ट गार्ड जंगल में अचानक से इनकी विस्लिंग सुनता है और समझ जाता है कि अ पैक इज ऑन द हंट। नेचर्स ओन कम्युनिकेशन नेटवर्क। दैट्स अ ग्रेट वे टू पुट इट। और कॉन्टेक्स्ट ये है कि वेस्टर्न घाट्स, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसकी पॉपुलेशन अच्छी काफी स्टेबल है। स्टेबल है? दैट्स गुड न्यूज। व्हाई डज इट मैटर? ढोले भी एक टॉप प्रेडेटर है। ये इकोसिस्टम में हर्बीवोर पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। इसकी प्रेजेंस एक हेल्दी फॉरेस्ट का साइन है। ओके, कोर लॉजिक। हैबिटेट कहाँ है इसका? ये 3 क्लस्टर्स में रहता है इंडिया में, जैसा मैंने बताया, वेस्टर्न घाट्स, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और कैरेक्टरिस्टिक्स विस्लिंग के अलावा? ये सोशल एनिमल्स हैं, बड़े पैक्स में रहते हैं और ये बहुत एफिशिएंट हंटर्स हैं। ये अपने से 10 गुना बड़े जानवर का शिकार भी कर सकते हैं। वाओ। कंजर्वेशन स्टेटस? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, शेड्यूल 2, साइट्स अपेंडिक्स 2, IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड EN। देखिए, स्नो लेपर्ड शेड्यूल 1 में था, ढोल शेड्यूल 2 में है। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और इसकी कंजर्वेशन एफर्ट्स? इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ढोल नहीं है। इसका कंजर्वेशन मोस्टली प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर हो जाता है क्योंकि इनके हैबिटेट ओवरलैप करते हैं। टाइगर रिजर्व्स प्रोवाइड अ सेफ हेवन फॉर देम। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि ढोल को अक्सर गलत समझा जाता है और मारा जाता है। अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है। So the dhole is an underappreciated predator benefiting from an umbrella conservation scheme like Project Tiger. Exactly. सवाल जवाब। Sure. Why are dholes called whistling hunters? Because they use whistling sounds to communicate during a hunt. Okay. What is the IUCN status of the dhole? Endangered EN. Under which schedule of the WPA 1972 is the dhole listed? Schedule 2. इंडिया में ढोल के 3 पॉपुलेशन क्लस्टर्स कहाँ हैं? Western Ghats, Central India or Northeast India? True or false? There is a dedicated project dhole for its conservation in India. False. इसका कंजर्वेशन लार्जली प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर होता है। Perfect. Practice cue. Dhole, whistling hunter, status endangered, schedule 2, protected under Project Tiger. Mini recap. In short, the dhole is an endangered social hunter protected indirectly through tiger conservation, highlighting the importance of landscape level protection. अब फिर से एक टियर की बात करते हैं। Alpine musk deer. हाँ, इसके बारे में कंटेक्स्ट थोड़ा चिंताजनक है। केदारनाथ सैंक्चुरी इसका एक प्राइम हैबिटेट है। वहाँ इसका इलीगल पोचिंग फॉर मस्क पॉड हो रहा है। Musk pod, यानी कस्तूरी, राइट? बिल्कुल, उसी के लिए इसका शिकार होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो, एक पोचर एक मेल डियर को मारता है सिर्फ उस छोटे से मस्क पॉड के लिए, जिसका यूज परफ्यूम्स में होता है। That's tragic. तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इकोसिस्टम में? ये हाई एल्टीट्यूड सीड डिस्पर्सर है और अगेन हर्बीवोर पॉपुलेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। Okay. Core logic. Habitat. हिमालयन रीजन, इंडिया में केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तराखंड इसका एक की स्ट्रॉन्ग होल्ड है। Characteristics. मेल डियर के पास फैंग्स जैसे टस्क्स होते हैं और हॉर्न नहीं होते, और सिर्फ मेल्स के पास ही मस्क पॉड होता है। Conservation status. WPA 1972, शेड्यूल I, साइट्स अपेंडिक्स I, IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड EN। बहुत ही हाईली प्रोटेक्टेड है। ये उत्तराखंड का स्टेट एनिमल भी है। और इसके conservation efforts? एंटी पोचिंग पेट्रोल्स इन प्लेसेस लाइक केदारनाथ और कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कि कुफरी हिमाचल प्रदेश में। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑफ पोचिंग, इसकी एक तो सेक्स रेशियो को खराब करा है क्योंकि सिर्फ मेल्स को मारा जाता है। So the key challenge for the alpine musk deer is targeted poaching for a specific product. Precisely. Questions. Yes. Why is the alpine musk deer poached? For its musk pod, which is used in perfumes. Which physical characteristic is unique to the male alpine musk deer, apart from the musk pod? The presence of tusk-like canine teeth and the absence of antlers. In which schedule of the WPA 1972 is the alpine musk deer listed? Schedule I. Which wildlife sanctuary in Uttarakhand is a key habitat for this species? Kedarnath Wildlife Sanctuary. True or false? Both male and female alpine musk deer have musk pods. False. Only males have it. Got it. Practice cue. Alpine musk deer. Post for musk pod. Status endangered. Habitat Himalayas, Kedarnath. Mini recap. In short, the alpine musk deer is an endangered species whose biggest threat is targeted poaching of males, severely impacting its population dynamics. चलिए अब एक वेल नोन कैनाइन की बात करते हैं, इंडियन ग्रे वुल्फ। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इनका कंजर्वेशन स्टेटस चेंज हुआ है फ्रॉम लीस्ट कंसर्न टू एंडेंजर्ड अंडर द WPA 1972's न्यू अमेंडमेंट। ओह, तो इनको अब ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है अब? हाँ, इनका रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो, अ पैस्टलिस्ट जिसका भेड़ बकरी वुल्फ उठा ले जाता है। दिस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इज द बिगेस्ट थ्रेट। राइट, तो व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? ये कीस्टोन स्पीशीज है ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स में। ये छोटे हर्बिवोर्स और रोडेंट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। ओके, कोर लॉजिक, हैबिटेट, सेमी एरिड इन ग्रासलैंड रीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट इन डेंस फॉरेस्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैनिस लूपस पैलिपिस सबस्पीशीज है और हमारे इंडियन वुल्व्स हाउलिंग के अलावा येल्प्स और वाइन्स भी यूज करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस, अब ये WPA में शेड्यूल 1 में आ गया है, IUCN स्टेटस क्या है?
IUCN में अभी भी ग्लोबली लीस्ट कंसर्न है, बट द इंडियन पॉपुलेशन इज अंडर थ्रेट। साइट्स में अपेंडिक्स आई, Conservation efforts. कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स जैसे कि बेहतर लाइव स्टॉक प्रोटेक्शन मेथड्स और हैबिटेट रेस्टोरेशन। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज कि शेड्यूल 1 में आने से अब इनको मारना एक सीरियस क्राइम है, जिससे उम्मीद है कि कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड किलिंग्स कम होंगी। So the Indian grey wolf is a case where legal status has been upgraded to reflect ground realities of conflict and habitat loss. करेक्ट। सवाल, What is the biggest threat to the Indian grey wolf? human wildlife conflict mainly due to livestock predation. The Indian grey wolf was moved from which schedule to Schedule 1 in the recent WPA amendment? It was moved from Schedule 2 to Schedule 1. Oh wait, the outline says its status changed from least concern to endangered. That's the IUCN status, but the schedule change is the legal part. Let me recheck. No, the source says it was moved into Schedule 1, implying it had lower protection before. Let's assume it was moved from a lower schedule to Schedule 1. The key point is upgraded protection. What is the global IUCN status of the grey wolf? Globally, it's least concern. Where is the typical habitat of the Indian grey wolf? Semi-arid and grassland regions. True or false? Indian grey wolves are commonly found in the dense forests of the Himalayas. False. They prefer open, arid landscapes. Perfect. Practice Q. Indian grey wolf, threat, human conflict, status, WPA, Schedule 1, habitat, grasslands. Mini recap. In short, the Indian grey wolf, a keystone species of grasslands, now has higher legal protection in India to combat threats from human-wildlife conflict. अब टेरेस्ट्रियल सेगमेंट के लास्ट स्पीशीज पे आते हैं, द बोनोबो। The peaceful ape, ये हमारे closest living relatives में से एक है, along with chimpanzees. कॉन्टेक्स्ट है इनका कांगो बेसिन में हैबिटेट लॉस, बट इंडिया में तो ये नहीं मिलते, राइट? नहीं, they are endemic to the Democratic Republic of Congo. हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि conservation एक global issue है। इनका real life example सोचो, they are known to resolve conflicts through social bonding activities rather than aggression. द मेक लव नॉट वॉर एप, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? In their forest. More logic. Habitat, Rainforest south of the Congo River in the DRC. characteristics. They live in a matriarchal society. Females dominate. और इनके और chimpanzees में काफी subtle physical differences. Conservation status. IUCN status. Endangered, EN. The biggest threats are poaching and habitat loss due to deforestation. What's being done? Efforts like creating protected areas and working with local communities to find sustainable livelihood. Real world impact? इसकी जब तक कांगो में political stability नहीं आती, इनका conservation बहुत challenging रहेगा. So the bonobo's fate is intrinsically linked to the socio-political stability of its home country? Precisely. Questions. Where are bonobos found in the wild? Only in the Democratic Republic of Congo, south of the Congo River. What is a key characteristic of bonobo society? It is matriarchal, led by females. What are the two main threats to bonobos? Poaching for bushmeat and habitat loss. What is the IUCN status of the bonobo? Endangered, EN. True or false? Bonobos and chimpanzees are the same species. False. They are distinct species, though closely related. Great. Practice Q, bonobo, matriarchal ape, Congo Basin, status endangered. Mini recap. In short, the bonobo is an endangered great ape whose survival is a complex issue involving conservation science, international aid, and the political stability of the DRC. Okay team, जमीन से काफी information collect कर ली. अब थोड़ा उड़ने का time है. Let's talk about some birds in the news. चलिए. Starting with the Malabar grey hornbill. The laughing bird of the Ghats. I love that name. Yes, ये Western Ghats का एक endemic hornbill है. इसके पास typical hornbills जैसा बड़ा कैस्क या हेलमेट नहीं होता और इसकी कॉल हंसी जैसी लगती है. सोचो, केरला के कुछ यंग रिसर्चर्स को फ्यूचर कंजर्वेशनिस्ट अवार्ड मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस यूनिक हॉर्नबिल को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया। इट शोज दैट पैशन फॉर कंजर्वेशन कैन स्टार्ट एट एनी एज। बिल्कुल, यही कॉन्टेक्स्ट है. रिसर्चर्स फ्रॉम केरला वन द कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम और CLP अवार्ड फॉर देयर वर्क ऑन दिस स्पीशीज. और ये CLP एक पार्टनरशिप है फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी का. दैट्स अ बिग डील। तो ये हॉर्नबिल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इन्हें फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं, है ना? हाँ, हॉर्नबिल्स आर फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट बिकॉज दे ईट फ्रूट्स एंड डिस्पर्स सीड्स ओवर लार्ज एरियाज. ये फॉरेस्ट को रीजनरेट करने में मदद करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर सो इंपॉर्टेंट. ओके, कोर लॉजिक? हैबिटेट. दे आर एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया. दिस इज अ की फैक्ट. ये और कहीं नहीं मिलते. कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसा हमने कहा, इट लैक्स द लार्ज कास्क टिपिकल ऑफ अदर हॉर्नबिल्स और इसकी लाउड लाफ लाइक कॉल होती है. कंजर्वेशन स्टेटस. WPA 1972 में शेड्यूल 1. IUCN स्टेटस vulnerable/VU. इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है कंजर्वेशन का? इनके जैसे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स अक्सर नेस्टिंग साइट्स को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करते हैं. हॉर्नबिल्स बड़े पुराने पेड़ों में नेस्ट बनाते हैं. जब आप उन पेड़ों को बचाते हो तो आप पूरा फॉरेस्ट पैच बचा लेते हो. इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ एन अम्ब्रेला स्पीशीज. So, the Malabar grey hornbill is a perfect example of how protecting one charismatic species can lead to the conservation of an entire habitat. बिल्कुल. सवाल जवाब. Let's do it. A key term here is endemic. What does it mean for a species to be endemic to the Western Ghats? It means it is found only in that specific geographical area and nowhere else in the world. ठीक है. Is the Malabar grey hornbill known for a large prominent casque on its beak? नहीं,
It lacks the typical large cask. The Conservation Leadership Program, CLP, is a partnership of which major international conservation organizations? Fauna and Flora International, BirdLife International, and Wildlife Conservation Society. What is the IUCN status of the Malabar grey hornbill? Vulnerable. VU. Last one. Why are hornbills often called farmers of the forest? Because they are excellent seed dispersers, helping forests to regenerate. Perfect. Practice time. Practice. Malabar grey hornbill, endemic, Western Ghats. Status, vulnerable. Farmers of the forest. Mini recap. In short, the Malabar grey hornbill is a unique, vulnerable bird endemic to the Western Ghats, whose conservation highlights the importance of protecting forest ecosystems. A creek recently Ramsar site declare हुई है, partly because it's a critical habitat for thousands of flamingos. Oh wow. रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, हर साल मुंबई के लोग इन फ्लेमिंगोज को आते हुए देखते हैं, पूरे क्रीक को पिंक कर देते हैं. इट्स अ नेचुरल स्पेक्टिकल इन द मिडल ऑफ अ मेगा सिटी. बिल्कुल. और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेटलैंड हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं. जहां फ्लेमिंगोज हैं, वहां का इकोसिस्टम रिच है. कोर लॉजिक, हैबिटेट, Saline lagoons, mud flats, and shallow coastal wetlands. इंडिया में रन ऑफ कच्छ इज देयर लार्जेस्ट ब्रीडिंग साइट और थाने क्रीक एक इंपॉर्टेंट विंटरिंग साइट है. कैरेक्टरिस्टिक्स. इनका पिंक कलर उनके डाइट से आता है, ब्राइन श्रिम्प और ब्लू ग्रीन एल्जी जिसमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं. और इनकी बीक स्पेशली अडेप्टेड है मड से फूड फिल्टर करने के लिए. कंजर्वेशन स्टेटस. IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न. इनकी पॉपुलेशन अरे ग्लोबली स्टेबल है, बट इनका हैबिटेट अंडर थ्रेट है. कंजर्वेशन एफर्ट्स. वेटलैंड कंजर्वेशन. थाने क्रीक को रामसार साइट डिक्लेयर करना एक बहुत बड़ा स्टेप है. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि फ्लेमिंगो सेंट्रिक इको टूरिज्म लोकल्स के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और कंजर्वेशन के लिए सपोर्ट बढ़ा सकता है. So the greater flamingo is a charismatic species whose presence can drive large-scale wetland conservation. करेक्ट. Questions. Where is the largest breeding site for greater flamingos in India? The run of Kutch in Gujarat. What gives flamingos their characteristic pink color? The carotenoid pigments in their diet of algae and shrimp. Thane Creek, a major flamingo habitat, was recently declared what? Or Ramsar site. What is the global IUCN status of the greater flamingo? Least concerned. True or false? Flamingos are born with pink feathers. False. They are born grey and turn pink due to their diet. Excellent. Practice Q. Greater flamingo habitat. Wetlands, run of Kutch, indicator species, diet, carotenoids. Mini recap. In short, the greater flamingo, while not endangered, is a key indicator of wetland health, and protecting its habitat leads to significant ecological benefits. चलो, हवा से अब पानी में जंप मारते हैं. Let's explore the amazing creatures living in our oceans and rivers. Starting with the general sea cow, the dugong. एक बड़ा सा शांत मरीन मैमल जो सिर्फ सी ग्रास खाता है. बिल्कुल. और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल एक हिस्टोरिकल स्टेप है. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2022 में इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व पाल्क पे में एस्टैब्लिश किया. इट्स लाइक क्रिएटिंग अ स्पेशल सेफ जोन जस्ट फॉर देम. ग्रेट. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस स्टेप को अब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रही है. यस. IUCN ने एक मोशन अडॉप्ट किया है रिकॉग्नाइजिंग दिस रिजर्व एट इट्स वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025. बट व्हाई आर डुगोंग सो इंपॉर्टेंट? सिर्फ इसलिए कि वो हर्बीवोरस हैं? उनका एग्जिस्टेंस डायरेक्टली सी ग्रास मेडोज की हेल्थ पर डिपेंड करता है. सो प्रोटेक्टिंग देम मींस प्रोटेक्टिंग अ होल कोस्टल इकोसिस्टम. सी ग्रास बेड्स मछलियों के लिए नर्सरी का काम करते हैं और कोस्टल इरोजन को रोकते हैं. ओके, कोरलॉजिक. Habitat. Found in 40 countries from East Africa to the Pacific. Australia has the largest population. India में Palk Bay, highest, Gulf of Mannar, Gulf of Kutch, etc. Characteristics. The only strictly marine herbivorous mammal. Threats can go. Habitat degradation, seagrass loss, hunting, or unintentional captures in fishing nets. Conservation status. WPA 1972. Schedule Y. CMS Appendix 2. IUCN status Vulnerable. VU. ये भी स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में कवर्ड है. इस रिजर्व का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? ये सिर्फ हार्मफुल एक्टिविटीज को बैन नहीं करता. इट ऑल्सो प्रमोट्स कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन. फिशर्स को ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स दिए जाते हैं ताकि वो एक्सीडेंटली डुगोंग्स को हार्म ना करें. सो द डुगोंग इज अ फ्लैगशिप स्पीशीज फॉर मरीन कंजर्वेशन. इसको बचाना मतलब हमारे समुद्री घास के मैदानों को बचाना है. एग्जैक्टली. सवाल जवाब. Sure. Where is India's first dugong conservation reserve located? Palk Bay, Tamil Nadu. What is the primary diet of a dugong, which makes it unique among marine mammals? Seagrass. It is a strict herbivore. Which country has the largest population of dugongs? Australia. What are the main threats to the dugong population in India? Habitat degradation, hunting, and accidental entanglement in fishing nets. Under which schedule of the WPA 1972 is the dugong protected? Schedule 1. Perfect. Practice Q. Dugong, sea cow, herbivore, habitat, Palk Bay, status, vulnerable. Mini recap. In short, the dugong or sea cow is a vulnerable marine herbivore whose survival is tied to the health of seagrass meadows, now protected by India's first dedicated reserve. Okay, we've covered the big and the famous. अब थोड़ा छोटे but equally fascinating creatures की दुनिया में चलते हैं. Don't underestimate them. They are super important. Starting with Clinidium lalitha. A new beetle on the block.
एक नया ग्राउंड बीटल स्पीशीज जो अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर हुआ है। करेक्ट। कॉन्टेक्स्ट यही है, साइंटिस्ट्स फ्रॉम द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI discovered this new beetle species in Tale Valley Wildlife Sanctuary, अरुणाचल प्रदेश। तो आई मीन एक नया बीटल मिला, इसका ब्रॉडर सिग्निफिकेंस क्या है? ये रिसोडिनी सब फैमिली से बिलोंग करता है, अ रेयर ग्रुप ऑफ ग्राउंड बीटल्स। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल रोल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड सॉइल हेल्थ। इसकी डिस्कवरी बताती है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बायोडाइवर्सिटी अभी भी कितनी अनएक्सप्लोर्ड है। ओके, तो ये एक छोटा सा पीस है एक बहुत बड़े पजल का। क्रॉस क्वेश्चनिंग फॉर दिस। लेट्स कीप इट शॉर्ट। क्लेनिडियम लालिते, recently discovered, belongs to what family of insects? Beetles. Ground beetles. In which Indian state was this new species discovered? Arunachal Pradesh. Great. Practice Q. Clanidium lalite. New beetle, Arunachal Pradesh. Mini recap in short. The discovery of Clanidium lalitae in Arunachal Pradesh highlights the rich unexplored biodiversity of northeast India. Beetle से अब आते हैं एक अजीब पार्टनरशिप पर। Lichens. The ultimate survivors. कॉन्टेक्स्ट है कि उत्तराखंड के मुनस्यारी में इंडिया का पहला लाइकन पार्क डेवलप किया गया है। Or real life example. Just imagine, these organisms can grow on bare rock, in freezing cold, in scorching heat. They are pioneers of life. बिल्कुल, एंड दे आर नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। ये एक फंगस और एक alga या साइनोबैक्टीरिया के बीच की सिम्बायोटिक पार्टनरशिप है। फंगस घर देता है, alga खाना बनाता है। और इनका इकोलॉजिकल रोल क्या है? दे आर एक्सलेंट बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। जहां हवा साफ है वहां लाइकन्स होंगे, जहां पोल्यूशन है वो मर जाते हैं। Questions. What is a lichen? It's a symbiotic organism composed of a fungus and an alga or cyanobacteria. Why are lichens considered good bioindicators? Because they are very sensitive to air pollution, especially sulfur dioxide. Where is India's first lichen park located? मुनस्यारी, उत्तराखंड। Practice Q. Lichens, symbiotic, bioindicators of pollution, Munsiari Park. Mini recap. In short, lichens are a symbiotic life form that act as crucial bioindicators, and their conservation is being highlighted through dedicated parks. और अब उस क्रीचर पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, the indestructible tardigrade. हाँ, the water bear. ये माइक्रोस्कोपिक 8 पैरों वाले जीव हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इनकी यूनिक सर्वाइवल एबिलिटीज को स्पेस में स्टडी किया जा रहा है। उनकी सुपर पावर है क्रिप्टोबायोसिस, राइट? हाँ। कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन? क्रिप्टोबायोसिस एक ऐसी स्टेट है जहां मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। जब कंडीशंस एक्सट्रीम हो, ये एक ऐसे आउट इन स्टेट में चले जाते हैं, बेसिकली डेथ लाइक सस्पेंशन, और कंडीशंस ठीक होने पर वापस जिंदा हो जाते हैं। Unbelievable. Questions. What is the superpower of tardigrades called? क्रिप्टोबायोसिस. What is another common name for the tardigrade? वाटर बेयर. Practice Q. Tardigrade, water bear, cryptobiosis, microscopic survivor. Mini recap. In short, the tardigrade is a microscopic animal with an incredible ability to survive extreme conditions through a process called cryptobiosis. एनिमल्स की दुनिया से निकलकर अब हम उन साइलेंट हीरोज की बात करेंगे जो हमारे प्लैनेट को लाइफ देते हैं, प्लांट्स। लेट्स सी व्हिच वंस मेड द हेडलाइंस। Starting with red sanders, या red sandalwood. द प्रेशियस रेड गोल्ड, एक बहुत वैल्यूएबल ट्री जो आंध्र प्रदेश के सदर्न ईस्टर्न घाट्स में मिलता है, फेमस फॉर इट्स रेड कलर्ड वुड। कॉन्टेक्स्ट ये है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने फंड सैंक्शन किए हैं रेड सैंडर्स कंजर्वेशन के लिए अंडर द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS मैकेनिज्म, ओके, कोर लॉजिक, हैबिटेट। नेटिव टू सदर्न ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ये एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में उगता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका लाल रंग क्यों होता है? एक रेड डाई होता है जिसे सेंटलिन कहते हैं, उसकी वजह से। यूजेस फाइन फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और आयुर्वेदा। और सबसे बड़ा थ्रेट, इलीगल लॉगिंग एंड स्मगलिंग। इट्स अ ह्यूज इशू। कंजर्वेशन स्टेटस, CITS में अपेंडिक्स 2, IUCN स्टेटस endangered EN। क्वेश्चंस। रेड सैंडर्स इज एंडेमिक टू व्हिच स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन इन इंडिया? Southern Eastern Ghats of Andhra Pradesh. What is the name of the chemical compound that gives red sanders its characteristic red color? Santalin. What is the primary threat to red sanders? Illegal logging and smuggling. Practice Q. Red sanders, Andhra Pradesh, endangered, threat smuggling. Mini recap. In short, red sanders is a high-value, endangered tree from Andhra Pradesh, protected under national and international laws due to massive illegal trade. Phew. What a journey, dost. We just completed our deep dive into India's incredible biodiversity. चलो, let's quickly recap. हमने देखा कि terrestrial species like the snow leopard and rhino are being protected through dedicated projects and tech like DNA profiling.
show us how protecting one species can save an entire ecosystem. Aquatic species like the dugong highlight the need for marine conservation zones and community involvement. Even the smallest insects and microanimals like the new beetle and the indestructible tardigrade play a massive role. And finally, plant species from red sanders to sea buckthorn have immense value but face huge threats. अब आपकी बारी. Here are 6 quick questions for you to present yourself. 1. Explain the difference in conservation status between the Indian rhino and the Javan rhino. 2. What is the ecological significance of lichens as bioindicators? 3. Name 2 conservation initiatives related to the snow leopard. 4. Why is the Arogya Pacha plant considered a prime example of access and benefit sharing? Note, we didn't cover this one in detail, but it was in the outline, a good self-research point. 5. What is cryptobiosis and which animal from our discussion uses it? 6. Compare the threats faced by red sanders and the problems caused by Senna spectabilis. And here is your final challenge. Pick any one plant species we discussed today. आपको बस 60 seconds में उसके बारे में 3 key facts present करने हैं. Its habitat, its main characteristic or use, and its current conservation status or threat. Record yourself. ये आपकी memory test करने का best तरीका है. That was absolutely fantastic. आपने पूरा सेशन कंप्लीट किया. Remember, knowledge is power and being informed is your superpower. हम जल्दी वापस आएंगे एक और exciting deep dive के साथ. तब तक keep learning, stay curious, and don't forget to share this with anyone who loves nature. Over and out.